हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 4 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEE 101 या BEE 201। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इन डिटेल कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ जितने भी PYQs इस यूनिट से पिछले 4 साल में पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है जिससे आपकी ये यूनिट बहुत अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डीसी मशीन, डायरेक्ट करंट मशीन। मतलब वो मशीन जो किसको यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट को यूज करेंगे, जैसे कि ये इसका नाम ही बता रहा है। तो डीसी मशीन क्या है? ऐसी मशीन जो कि या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। अगर हम उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो वो क्या है, एज अ जनरेटर वर्क करेगी। और अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे इनपुट में दे रहे हैं और आउटपुट पे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है तो वो क्या होगी, हमारी एज अ मोटर वर्क करेगी। तो डीसी मशीन क्या है? और डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ जनरेटर। मतलब डीसी मशीन क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे कि कब वो क्या वर्क करेगी, एज अ जनरेटर वर्क करेगी उस टाइम पे वो, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। उसमें किस तरीके से वर्क करेगी, तो वो वर्क करेगी एज अ मोटर। अब किसका यूज करेगी? यूजिंग डायरेक्ट करंट। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट कहीं भी नहीं आते। किसका यूज करती है? हमारा डायरेक्ट करंट का यूज करती है डीसी मशीन। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की कि ये जो डीसी मशीन्स होती है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो ये हमारी वर्क करती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा क्या कहता है कि अगर किसी कोई आपके पास कंडक्टर है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी चेंज हो रही है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे क्या प्रोड्यूस करेंगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कंडक्टर चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड हैं उस कंडक्टर से और हम उसको क्या करें, उनको चेंज करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उस कंडक्टर में। जिसके आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में, क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब आपको दो डिवाइस पढ़नी है इसमें, एक जनरेटर और एक मोटर। तो सबसे पहले जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन जनरेटर का और मोटर का दोनों का बिल्कुल सेम होने वाला है। तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। आपको इन दोनों का पढ़ना है तो इनका कंस्ट्रक्शन सेम है, तो हम एक साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे बाहर का पार्ट, ये आउटर पार्ट होता है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे जनरेटर को या मोटर को। इसको योक बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम योक से हमारे कनेक्टेड होता है पोल। ठीक है, ये हमारा पोल है, पोल के ये पोल शू है। फिर यहाँ पे क्या है, फील्ड वाइंडिंग, जहाँ पे ये हमारी वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इंड्यूस होंगी। ठीक है, फिर हम अंदर बढ़ते हैं तो अंदर है हमारा आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर, आर्मेचर से लगी हुई है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये रही। फिर है हमारा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर है और ये कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, ब्रशेस लगे हुए हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का। ये आपके पार्ट्स हैं। अब ये पार्ट्स क्या करते हैं ये हम आगे देखेंगे। ये आपको कंस्ट्रक्शन में इस डायग्राम को अच्छे से बना के आना है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। अब ये जो हमने पार्ट्स देखे ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था योक, जो कि फ्रेम था। वो क्या था, हमारी मशीन का आउटर पार्ट था, वो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, आउटर बॉडी ऑफ द मशीन, ये मशीन की आउटर बॉडी होती है जिसको योक बोलते हैं। ये किस चीज की बनी हुई होती है, मेड ऑफ स्टील और कास्ट आयरन। या तो हम स्टील की बनाते हैं या फिर हम कास्ट आयरन की बनाते हैं। अब ये जो हमारा योक है, ये जो हमारा फ्रेम है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हमारी मशीन है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और जो हमारे इनर पार्ट लगे हुए हैं आर्मेचर, कम्यूटेटर, तो उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और मैग्नेटिक पाथ को बनाने में हेल्प करता है। क्यों मैग्नेटिक पाथ को कैसे बनाने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे योग है, योग से क्या कनेक्टेड होते हैं, पोल्स। पोल्स पोल्स कनेक्टेड होते हैं ना, उसमें हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है जिससे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है।
ठीक है, तो ये हमारा उसको बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड है हमारा पोल। योक से क्या कनेक्टेड था? पोल। तो पोल क्या है? पोल कनेक्टेड होते हैं हमारे योक से, जो कि हमारे क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग्स को कैरी करते हैं। इसके साथ हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई होती हैं। तो अटैच टू द योक कैरीज फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग को कैरी करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है पोल्स का? पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा इनसे करंट पास होता है, तो करंट पास होने से क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। स्प्रेड मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली। अब पोल्स का काम क्या होता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसको यूनिफॉर्मली सब जगह स्प्रेड करना। मतलब जहां भी जाए हमारे मशीन के पार्ट्स में, वहां पे क्या जाए? यूनिफॉर्म तरीके से ये हमारा चला जाए। ठीक है, तो थर्ड है हमारा फील्ड वाइंडिंग। अब पोल से क्या कनेक्टेड थे? पोल से हमारी फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड थी। अब वाइंडिंग हम किस चीज की बनाते हैं? कॉपर की वायर ही तो होती है। कॉपर की वायर को हम वाउंड कर देते हैं, तो वो हमारी वाइंडिंग बन जाती है। कॉपर कॉइल्स वाउंड ऑन द पोल। हम पोल पे क्या करते हैं? कॉपर की जो वाइंडिंग है, कॉपर की जो कॉइल है, उसको वाउंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? हम बाहर से क्या देंगे? हम बाहर से करंट देंगे। हम बाहर से उसको क्या देंगे? एनर्जी देंगे। करंट नहीं देंगे, एनर्जी देंगे। जब हम एनर्जी देंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने से क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वहां पर। ठीक है, अब ये हमारा जो सारा पार्ट था, ये हमारा स्टेशनरी पार्ट था। योक हो गया, पोल्स, फील्ड वाइंडिंग, ये हमारा सब स्टेशनरी पार्ट है। मतलब ये हमारे कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर जो है ये रोटेटिंग पार्ट होता है, हमारी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है, जो कि क्या करता है? ये रोटेट करता है। तो आर्मेचर, उसको हम रोटर भी बोलते हैं। ये रोटेटिंग पार्ट होता है हमारा मशीन का, जो कि लैमिनेटेड आयरन कोर से मिलके बना होता है। अब ये जो आर्मेचर है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो क्या करते हैं हम? हमारा जो आर्मेचर है उसमें हम कंडक्टर्स को रखते हैं। कंडक्टर्स को रखते हैं, तो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, तो वहां पे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, जनरेटर के केस में। और करंट के केस, मोटर के केस में क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो आर्मेचर का फंक्शन क्या होता है हमारा? कंडक्टर्स आर प्लेस्ड हियर, हम यहाँ पे कंडक्टर्स को रखते हैं। और जनरेटर के केस में, क्योंकि हम दोनों का कंस्ट्रक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं, तो जनरेटर के केस में क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है यहाँ पे। और मोटर के केस में क्या होता है? हमारे आर्मेचर से जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसके थ्रू, आर्मेचर के थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ कॉपर के सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, जिसका काम क्या होता है? ये हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। क्यों? क्योंकि ये मशीन जो है ये डायरेक्ट करंट का ही तो यूज करती है। तो ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। तो कम्यूटेटर हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ कॉपर सेगमेंट। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉपर के सेगमेंट से मिलके बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आपका कम्यूटेटर हो गया। अब कम्यूटेटर से हमारे क्या लगे हुए थे? ब्रशेस। ब्रशेस हमारे कार्बन के बने हुए होते हैं। अब यहाँ से हमारा जब करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या करेगा? उस करंट को कलेक्ट करेगा। ब्रश का काम क्या होगा? वो जो हमारा सारा करंट आ रहा है उसको कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद जो हमारे एक्सटर्नल सर्किट है, जो हमारे अप्लायंसेस है, उसको हमारा ट्रांसफर करना उस करंट को। ठीक है, तो ये हमारे ब्रशेस का काम होता है। ये हमारे कार्बन के बने हुए होते हैं, और इसका फंक्शंस क्या है? कलेक्ट करंट फ्रॉम कम्यूटेटर। अब जो कम्यूटेटर के थ्रू हमारा जो करंट आ रहा है, ये क्या करेगा? उसको कलेक्ट करेगा। और फिर क्या करेगा? ट्रांसफर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में क्या कर देगा? उस करंट को ट्रांसफर कर देगा। सेवंथ है हमारा शाफ्ट। शाफ्ट जो हमारा आर्मेचर से कनेक्टेड होती है। अब ये शाफ्ट का काम क्या होता है? हमने क्या कहा था? आर्मेचर जो है हमारे मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है। तो ये हमारे मशीन को रोटेट करने में हेल्प करता है, कि हमारी मशीन का रोटेशन जो है वो स्मूथली हो सके, आराम से हो सके। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? शाफ्ट आपका हेल्प करता है। तो शाफ्ट क्या है? कनेक्टेड टू आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर से कनेक्टेड होता है। इसका फंक्शन होता है हेल्प रोटेशन ऑफ मशीन। ये मशीन के रोटेशन में हेल्प करता है। तो इन जनरल ये हमने पार्ट्स देख लिए कि हमारे डीसी मशीन में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा डीसी जनरेटर क्या करता है? जनरेटर का काम क्या होता है? हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं शाफ्ट को। शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आर्मेचर रोटेट होना स्टार्ट होता है। जब हमारा आर्मेचर रोटेट होता है, तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया जनरेटर। अब मोटर, डीसी मोटर। डीसी मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इनपुट में, और हमें आउटपुट पे क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है।
तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम देते हैं तो आर्मेचर हमारा रोटेट होना स्टार्ट होता है। जब हमारा आर्मेचर रोटेट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी वो आउटपुट पे प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है इसका कंस्ट्रक्शन, और इसमें जो-जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं हमने उन सब का इंडिविजुअली काम देख लिया कि ये पार्ट हमारा ये काम करता है। ठीक है? तो अब एक-एक करके हम वर्किंग पढ़ेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया, अब हम देखते हैं वर्किंग। तो सबसे पहले वर्किंग देखेंगे हम डीसी जनरेटर। जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है? तो सबसे पहले वर्किंग में आता है हमारा रोटेशन। जब हमारी रोटेट होगी जभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, या हमारा जब रोटेट होना स्टार्ट होगा तो तभी तो कुछ होगा। तो हमारा क्या होता है मशीन जो हमारी होती है, ये जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें टरबाइन या इंजन लगे हुए होते हैं जो क्या करता है हमारी जो आर्मेचर कॉइल है उसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले रोटेशन होगा, रोटेशन में क्या होगा अ मशीन लाइक अ टरबाइन और इंजन जो कि हमारे मशीन में प्रेजेंट होते हैं। टरबाइन या फिर इंजन, तो ये क्या करेंगे रोटेट करेंगे, हमारे आर्मेचर कॉइल को रोटेट करते हैं ये। फिर क्या होता है जब हमारी आर्मेचर कॉइल रोटेट होती है तो इस कॉइल के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट होगी। मैग्नेट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। अब कॉइल में जब हमारा करंट फ्लो करेगा तो उससे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो गई है, हमारे कॉइल जो है, जो हमारा आर्मेचर है वो रोटेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है? तो थर्ड में क्या होगा कटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारा आर्मेचर है वो रोटेट हो जा रहा है, व्हेन द कॉइल रोटेट्स। हम इसमें ये कॉइल जो है इसका हम आर्मेचर की बात करें तो जब हमारा आर्मेचर रोटेट होगा तो वो क्या करेगा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस हुई थी क्रिएट हुई थी उनको कट करेगा। तो जब वो उनको कट करेगा तो इससे क्या होगा ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, दिस क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गई तो फोर्थ में क्या होगा करंट जनरेशन। करंट का जनरेशन हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग इन द कॉइल। इलेक्ट्रिसिटी हमारी कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने स्टार्ट होगी तो वो जाएगी कम्यूटेटर के पास। अब कम्यूटेटर का काम क्या आता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो सेम वही काम करेगा। कम्यूटेटर क्या करेगा वो कन्वर्ट करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। ठीक है? नेक्स्ट में आपको क्या मिल जाएगा आउटपुट मिल जाएगा। करंट कम आउट थ्रू ब्रशेस वी गेट डीसी इलेक्ट्रिसिटी। अब ब्रश का काम क्या था उस वो जो हमारा करंट था उसको कलेक्ट करना और जो हमारे एक्सटर्नल सर्किट थे उनको प्रोवाइड करना। तो करंट हमारे बाहर आ जाएगा ब्रशेस के थ्रू और हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो हमें जनरेटर से यही तो चाहिए था, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो चाहिए थी तो वो हमें मिल गई। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो डीसी जनरेटर है वो वर्क करता है। तो हमने डीसी जनरेटर का सबसे पहले प्रिंसिपल देखा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, फिर हमने उसकी वर्किंग देखी। तो आपका डीसी जनरेटर जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से वो हमारा काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग अपने डीसी मोटर की, क्योंकि आपको दो ही तो पढ़ने, दो मशीन पढ़नी है डीसी मशीन, एक डीसी जनरेटर और एक डीसी मोटर। तो जनरेटर कंप्लीट हो गया, अब हम मोटर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा मोटर वर्क करता है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा लॉरेंस फोर्स लॉ। लॉरेंस फोर्स लॉ हमारा क्या कहता है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या करता है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगती है जिसकी वजह से क्या होगा कंडक्टर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा लॉरेंस फोर्स लॉ कहता है और इस पर ही हमारा डीसी मोटर जो है वो वर्क करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है इट वर्क्स ऑन लॉरेंस फोर्स लॉ व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या होगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा उसको जो है वो पुश मिलेगी और वो क्या होगा वो कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है? अब हम ये हमारा किस तरीके से होता है सबसे पहले हम सप्लाई देते हैं, हम डीसी सप्लाई देते हैं अपने मोटर को हम क्या देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इनपुट पर और हमें आउटपुट पर क्या मिलती है मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले हम डीसी सप्लाई देंगे अपने मोटर को। जब अब हमने इसे सप्लाई दे दी,
अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जब करंट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेट्स, वहां पर जो मैग्नेट्स लगी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगी। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मैग्नेट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड में क्या है, करंट इन कॉइल। अब हमारे कॉइल में जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो करेगा हमारे कॉइल में। जब हमारा करंट फ्लो करेगा कॉइल में तो उसमें क्या देखा था अभी हमने, लॉरेंस फोर्स लॉ ने हमारा क्या कहा था कि जब हमारे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो जब हम इसको, हमारा ये जो कॉइल है, आर्मेचर है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और इसमें करंट चल ही रहा है तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया और हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो गई है। तो क्या होगी, इस पे फोर्स लगेगी तो हमारी फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो द कॉइल इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पे फोर्स एक्ट करेगी। जब इस पर हमारी फोर्स एक्ट होना स्टार्ट होगी तो इस पे क्या होगा, उस फोर्स की वजह से इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू फोर्स द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। जो हमारा आर्मेचर कॉइल है वो रोटेट होने स्टार्ट हो जाएगी, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब हमारा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो कम्यूटेटर आएगा। कम्यूटेटर क्या करता है इसमें, कम्यूटेटर जो है करंट की डायरेक्शन को हर हाफ टर्न के बाद उसको बदल देता है। ठीक है, जिस वजह से अब ये जो हमारे करंट की डायरेक्शन को बदल रहा है तो इससे हमारा क्या होगा, मोटर जो है कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा। इट चेंजेस करंट डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ टर्न। हर हाफ टर्न के बाद क्या होगा, हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दिस कीप द मोटर रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। इसकी वजह से जो हमारा मोटर है वो कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा। जब हमारा कंटिन्यूअसली मोटर रोटेट होता रहेगा तो हमारी शाफ्ट रोटेट होगी। आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, जब हमारी शाफ्ट रोटेट होगी तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। और हमें आउटपुट पे क्या चाहिए था, मैकेनिकल एनर्जी तो चाहिए थी। तो हमें डीसी मोटर का ये समझ आ गया कि डीसी मोटर किस तरीके से हमारा काम करता है, जो जो उसमें पार्ट है वो किस तरीके से, हमें कौन सा पार्ट कब काम करता है और क्या काम करता है, ये बात हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ टर्म्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे पी। पी डिनोट करेगा हमारा नंबर ऑफ पोल्स, कि हमारे जनरेटर में कितने पोल्स प्रेजेंट हैं। 5 बताएगा फ्लक्स, कि एक पोल जो है कितना फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ईच पोल इन वेबर। ये वेबर में होता है हमारा, क्योंकि फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर में। तो ये हमारा 5 क्या बता रहा है कि एक पोल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ सॉरी एन क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि जो हमारे आर्मेचर की स्पीड है वो कितनी स्पीड है, तो वो एन बताएगा। जेड क्या बताएगा कि हमारे टोटल कितने आर्मेचर्स प्रेजेंट है हमारे जनरेटर में। तो जेड क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, अब ए क्या है, ए बताएगा हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल पाथ आपके प्रेजेंट हैं इन विच Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड, जिसमें आपने Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स लिए और उनको डिवाइड करके रख दिया वहां पे, तो कितने वो पैरेलल पाथ थे। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो कब होता है, जब हमारा फ्लक्स चेंज होता है। यही तो होता है हमारा, जब हमारा फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट को हम किस तरीके से दिखाते हैं, डी बाई डी टी, और किसका रेट, फ्लक्स का। तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। इन वन रेवोल्यूशन आर्मेचर कट टोटल फ्लक्स। एक रेवोल्यूशन में क्या होता है, जब आर्मेचर एक रेवोल्यूशन करता है तो वो सभी पोल्स के फ्लक्स को कट करता है। तो अगर मैं डी फाइव की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, जो हमारा एक पोल है वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 5। और टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने, पी। तो हमारी डी फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू पी, कि एक पोल जो है वो इतना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास पी है। तो डी फाइव की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू पी। अब डी फाइव की आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, डी टी चाहिए, कि आपको एक रेवोल्यूशन में कितने टाइम की नीड होगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अगर मशीन एन आरपीएम से घूम रही है, मतलब कैपिटल एन आरपीएम वो टाइम ले रही है एक मशीन जो है रिवॉल्व करने में 1 मिनट में, तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। आपने डी फाइव की वैल्यू निकाली और डी टी की वैल्यू निकाल ली, तो आप इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5p अपॉन 60n।
तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा एन ऊपर चला जाएगा। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है एक कंडक्टर में। अभी हम सिर्फ एक कंडक्टर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 5 Pn/60। एक कंडक्टर के लिए आपने ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास एक कंडक्टर तो था नहीं, हमने क्या कहा था, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, Z, ये रहे। तो Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है वो Z है, ठीक है। और एसी डीसी जनरेटर में क्या होता है, कंडक्टर जो है जो हमारे पैरेलल पाथ में कंडक्टर लगे हुए होते हैं वो किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो इन अ डीसी जनरेटर द कंडक्टर्स इन वन पैरेलल पाथ आर ऑलवेज इन सीरीज। जो हमारे पैरेलल पाथ में कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं वो किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं आपके पास, Z कंडक्टर्स है, और पैरेलल पाथ कितने हैं, पैरेलल पाथ कितने हैं, A। तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारे सीरीज में होते हैं तो हम Z/A क्या बताया है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन वन पैरेलल पाथ। एक पैरेलल पाथ में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारे प्रेजेंट है, तो ये हमारा Z/A बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर के लिए आपने ईएमएफ निकाल लिया, आप उसमें Z/A की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E इज इक्वल टू 5Pn इंटू Z/60A, ठीक है। तो हमारी जो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ इक्वेशन आएगी, वो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू 5Pn Z/60A। अब आपको पता चल गया ये फाई क्या है, कि एक पोल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। एन आपको क्या बता रहा है, जो हमारे आर्मेचर है उसकी क्या स्पीड है। जेड क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपके पास कितने। ए क्या बता रहा है, हमारी पैरेलल पाथ जो है वो कितने पैरेलल पाथ है, ठीक है। तो ये हमारी आपको इस तरीके से ईएमएफ इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, डीसी जनरेटर के लिए। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डीसी मोटर में आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। उसमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है, इसमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि हमारा टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क हमारा क्या है, अगर ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट से जो है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, ठीक है, यहाँ से आपको रोटेट करना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसे फोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसका रोटेशन स्टार्ट होगा, ये हमारा सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो आपने फोर्स दी है, और किसी डिस्टेंस पर ही तो दी है, यहाँ से आपने पकड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ से जाके मिल रहा है, और फिर ये क्या हो रहा है, इसका जो है सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस है, इसको मैंने मान लिया R, ये हमारी R डिस्टेंस है, और यहाँ से आपने क्या दिया, इसको फोर्स दिया। तो अगर आप इस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे इस फोर्स में, तो आपको क्या मिलेगी, टॉर्क मिलेगी। तो टॉर्क क्या है, इट इज द फोर्स दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो आपने उसको जितनी फोर्स दी है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट। जो आपका टर्निंग पॉइंट है, जो आपका सेंटर पॉइंट है, जहां से आप ने उसको पकड़ा हुआ है, और वहां से आप यहाँ से उसको फोर्स देंगे, तो वो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और जो आपने फोर्स दी है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने क्या लिया, एक फिगर बनाई हुई है जिसमें ये क्या है, ये हमारा एक मोटर है जो कि हमारा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए इस पे कोई फोर्स तो लगी होगी, तो वो फोर्स क्या है हमारी, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, और जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल आर मान ली। तो लेट अस अज्यूम अ मोटर रनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। जो जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, हमने क्या लिया, एक मोटर लिया जो कि घूम रहा है, और उसमें जो हमारी इसकी रोटेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो क्या होती है, उसके पास वेलोसिटी होती है। जब वो लीनियरली मूव करेगा तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेकिन ये लीनियरली तो मूव नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब करता है तो उसके पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं वो हम ओमेगा से करते हैं, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो ओमेगा की एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। तो जो हमारा ओमेगा का फॉर्मूला होता है, आपने यूनिट 2 में भी देखा होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई एफ होता है, ठीक है। और जो हमारा एफ होता है, फोर्स, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो एफ इज इक्वल टू 1/t
टी होता है और आपने टी के लिए देखा था, टी क्या आता हमारा 60/n कि जो हमारी 1 मिनट है उसमें 60 सेकंड होती हैं और अगर हमारी मशीन n आरपीएम से रोटेट हो रही है तो 60/n हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी हमारी n/60, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही तो करना है तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो जो हमारी ये क्या है, हमारी लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई 60। ठीक है। अब जो हमारी टॉर्क है, टॉर्क के हमारा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जो हमारी डिस्टेंस है ये क्या बना रहा है, ये एक सर्कल ही तो बना रहा है, तो डिस्टेंस की जगह हम क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर। कितना एरिया कवर किया इसने, एक सर्कल का ही तो एरिया कवर किया। ठीक है। तो जो हमारा ये है टाउ, ये टाउ होता है, जिसको क्या कहता है, ये हमारा उसको टॉर्क को डिनोट करता है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड, जितनी जितनी इसने डिस्टेंस कवर की और जितनी आपने उस पे फोर्स लगाई, उनके अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि क्या बना रहा है, ये एक सर्कल ही तो बना रहा है, सर्कुलर मोशन ही तो हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द मोटर इज गिवन बाय, जो हमारी मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है, आपको क्या चाहिए, आप मोटर ही तो देख रहे हैं, डीसी मोटर की हम बात करें तो डीसी मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो आपको मैकेनिकल पावर चाहिए, तो वो कितने मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा है। तो वो क्या होता है, पावर को अगर आप जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम ही तो होता है, कि कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया, उससे आप डिवाइड कर देंगे, आपको पावर मिल जाती है। तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क आपने कितना डन किया, तो वर्क डन हमारा क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो है, कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई और आपने उसमें फोर्स लगाई। तो वो क्या हो जाएगी हमारा एफ इंटू 2 पाई आर अपॉन टाइम। क्या है, टाइम हमने देखा था 1 मिनट में 60 सेकेंड, और जो हमारी मशीन रिवॉल्व कर रही है, जो हमारी मशीन घूम रही है वो n आरपीएम से कर रही है, तो 60/n। तो पीएम जो हमारा आ जाएगा, पीएम क्या है हमारी, कि हमारी कितनी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रही है, जो हमें आउटपुट पे पावर मिल रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, एफ इंटू 2 पाई आर इंटू ये हमारा एन ऊपर चला जाएगा n/60, तो क्या हो जाएगा एफ 2 पाई आर n/60। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मैकेनिकल पावर हो जाएगी। अब हमें पता है जो हमारा टाउ होता है, जो हमारी ये जो हमारी टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो होता है। अगर मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो है ऐसा रिवॉल्व होने स्टार्ट हो, तो यहाँ से हमने क्या लिया था, आर, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आर। तो अभी जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया वो कितना आया, 2 पाई आर Fn/60। तो एफ आर, यहाँ एफ आर की जगह मैं टाउ ए लिख सकती हूँ। तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारी कितनी आएगी, ये हमारी क्या है, ये हमारी पावर है। तो पीएम कितनी आ जाएगी, 2 पाई टाउ n/60। ये हमारी आ जाएगी मैकेनिकल पावर, जो आपको आउटपुट पे पावर मिली, ये वो हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारी डीसी मशीन होती है वो किस तरीके से आपको दिखेगी। सबसे पहले आप कुछ उसको पावर देंगे, फिर ये हमारा जो है, ये हमारा मोटर है। ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने, जब हमारा करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस भी होता है, तो यहाँ पे कुछ हमारा रेजिस्टेंस भी होगा। अगर ये आई ए करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो हमारा आर ए इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो और जो यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमने ई भी मान लिया। ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैंने इसको ये पावर दी, ठीक है, ये मैंने इसको क्या दिया, वोल्टेज दिया, ये हमारा गया और यहाँ पे आपको मिल गया। तो अगर मैं क्या करूं, मुझे क्या लगानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे केवीएल लगाऊं, क्योंकि क्लोज पाथ ही तो है। क्लोज पाथ कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने यहाँ से दिया और ये गया और ये हमारा फिर वापस आ गया। तो यहाँ पे केवीएल लगाऊं। केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वीटी दिया, ये हमारा करंट है, रेजिस्टेंस अपोज करेगा तो ये माइनस में आएगा, आई ए इंटू आर ए, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो वी ए इज इक्वल्स टू आई ए इंटू आर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस आर ए है और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई ए करंट फ्लो कर रहा है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ईएमएफ, ईएमएफ कितना है, माइनस ई बी इज इक्वल्स टू 0। तो वी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ए आर ए प्लस ई बी।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड आई ए की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आई ए वी टी इज इक्वल्स टू आई ए स्क्वायर आर ए प्लस में ई बी आई ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर मैं एक बात करूं, कितना कहीं भी लॉस जो होता है, हम यहाँ पे तो आइडल कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारा लॉस होता है, हमने यूनिट 2 में भी देखा था, यूनिट 3 में देखा था हमने, जब हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था। तो जो हमारा लॉस होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, तो वो हमारे किसकी हीट की फॉर्म में होता है। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई तो होता है, तो ये भी तो आई स्क्वायर आर ई है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा लॉसेस को बता रहा है। तो ये हमारा लॉस को बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वी टी इंटू आई ए इज इक्वल्स टू ई बी आई ए। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी जब आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब आपने इसको नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा लॉसेस को दिखा रहा है और हमें लॉस इसमें नहीं लेने। तो ये क्या, ये आपको मिला, ये हमारा क्या है, ये आपके जो आपने इनपुट पे पावर दिए वही तो है। तो हम इसको पी आई लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू ई डी आई ए। अब आपके पास क्या आ गई, अब आपके पास इनपुट पावर आ गई। अभी आपने ऊपर आउटपुट पावर भी निकाली थी, जिसको आपने मैकेनिकल पावर बोला था। तो हम क्या करें, हम क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो टू पाई टाउ एन अपॉन 60 इज इक्वल्स टू ई बी आई ए। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू ई बी आई ए 60 अपॉन 2 पाई एन। तो ये आपने क्या मिला, ये आपको टॉर्क की इक्वेशन मिल गई। आपने क्या करा, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन आ गई। लेकिन ये हमारा ईबी है, ईबी के लिए आपने पहले जो वो किया था डेरिवेशन, जिसमें आपने वो निकाला था ईएमएफ, तो ईएमएफ की आपने वैल्यू को फाइंड आउट किया था ना। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आई थी, ईबी इज इक्वल्स टू 5 जेड पी एन अपॉन 60 ए। जब आपने लास्ट डेरिवेशन किया था तो उसमें ये वैल्यू आई थी। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगी, अब 5 जेड पी एन अपॉन 60 ए आई ए 60 अपॉन 2 पाई एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और आपके एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आएगा टाउ, जो आएगा आपके पास, ये आएगा हमारा 5 जेड पी आई ए अपॉन 2 पाई ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा, किसमें, डीसी मोटर के केस में। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इनपुट पावर को फाइंड आउट किया, फिर आपने आउटपुट पावर को फाइंड आउट किया। हमारे क्या कहता है, जब हमारे कोई भी लॉस नहीं होगा तो हमारे क्या होगा, इनपुट पावर आउटपुट पावर के ही तो इक्वल होगी। और हम आइडियल केस की बात करते हैं, जब हम कोई भी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब हमने आइडियल केस की बात करी तो आपने इनपुट पावर को आउटपुट पावर के इक्वल रखा। तो हमें क्या निकालना है, हमने क्या किया था, टॉर्क की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है डीसी मोटर के केस में। तो यही तो है आपका टॉर्क। तो ये हमारा टॉर्क हो गया। ये आपने और सबको जो है दूसरी साइड ले गए। अब हमने जो अपना पहला डेरिवेशन किया था उसमें क्या किया था, आपने ईएमएफ की इक्वेशन निकाली थी। तो आपने ईएमएफ की इक्वेशन यहाँ पुट करी, तो आपकी जो हमारा टॉर्क आ गया वो कितना आ गया, 5 जेड पी आई ए अपॉन 2 पाई ए। तो ये आपने इस तरीके से क्या किया, टॉर्क की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया अपने डीसी मोटर के केस में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, कितने तरीके के डीसी जनरेटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, हमारे दो तरीके के हमारे डीसी जनरेटर होते हैं, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है वो हमारा फिर फर्दर 3 टाइप्स का होता है, शंट, सीरीज और कंपाउंड। फिर जो हमारा कंपाउंड होता है वो 2 टाइप का होता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट कंपाउंड। और दूसरा जो होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, उसका कोई भी पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो हमारा पढ़ना है वो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को करंट एक्सटर्नल डीसी सोर्स से दिया जाता है। अब ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, आप इसको कहाँ से करंट देंगे, एक्सटर्नल सोर्स से। तो यहाँ पे क्या हुई, क्या लगी हुई है, एक्सटर्नल सोर्स ही तो है। आप कहीं और से उसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे तो नहीं मिल रहा, हमारा जनरेटर से तो नहीं मिल रहा। फिर क्या कर रहा है, अपना जो करंट ले रहा है वो सेपरेटली एक्साइट हो रहा है। जो हमारा जनरेटर है वो अलग से करंट ले रहा है, और जो हमारी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, वो करंट अलग से ले रही है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर।
ये अपना करंट खुद ले रहा है और ये अपना करंट खुद ले रहा है। एक्सटर्नल सोर्स दोनों की अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ये हमारा क्या है, फील्ड वाइंडिंग गेट्स करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स नॉट फ्रॉम जनरेटर। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो हमारा कहाँ से करंट ले रही है, या तो एक्सटर्नल बैटरी से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, वो जनरेटर के थ्रू नहीं ले रही है। सेकंड है आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होती है, फील्ड फील्ड वाइंडिंग को करंट जो है एक्सटर्नल सोर्स से नहीं बल्कि जनरेटर खुद अपने आउटपुट से प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सेल्फ एक्साइटेड। मतलब इनको जो हमारा करंट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, अपने जनरेटर से मिल रहा है। जनरेटर का जो आउटपुट है आपको उसी से ही क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हमने इसको बोला सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब ये जो हमारे होते हैं फर्दर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या है, सीरीज डीसी जनरेटर। सीरीज डीसी जनरेटर क्या है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है और जो हमारा लोड है वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये हमारा लोड हो गया, आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। आर्मेचर क्या है हमारा, ये आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर। तो हमारी फील्ड वाइंडिंग और जो हमारी आर्मेचर है और हमारा लोड है, तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो सेम करंट जो हमारे सीरीज में होता है, सीरीज में हमारा करंट सेम होता है और पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है। तो जब हमारा ये तीनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं तो हमारा सेम करंट फ्लो करेगा, हमारी फील्ड में भी, आर्मेचर में भी और लोड में भी। जो हमारा फील्ड में करंट होगा वही हमारा आर्मेचर में होगा और वही ही करंट हमारा कहाँ पे होगा, लोड में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा शंट डीसी जनरेटर। शंट डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है और जो हमारा लोड होता है और जो हमारा आर्मेचर है, तीनों आपस में जो है पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये हमारा आर्मेचर हो गया और ये हमारा लोड हो गया। ये कैसे कनेक्टेड है, तीनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलल टू आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। तो हमने इसको क्या बोला, शंट डीसी जनरेटर बोल दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, स्मॉल करंट फ्लो करेगा हमारा फील्ड वाइंडिंग के थ्रू। अभी पैरेलली कनेक्टेड है तो हमारा जो करंट है वो तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा सेम रहेगा। तो जनरेट नियरली कांस्टेंट वोल्टेज। तो जो ये हमारा वो जो हमारा ये वोल्टेज जनरेट करेंगे वो हमारा वोल्टेज क्या होगा, वो हमारा सेम वोल्टेज होगा। ठीक है, अब थर्ड हम बात करते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड डीसी जनरेटर कौन से होते हैं, जो सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब सीरीज में भी कनेक्टेड है, वो पैरेलली भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें जो है 2 वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। एक हमारी सीरीज फील्ड होती है जो कि हमारी S1 और S2 से दिखाई है, और ये हमारी शंट फील्ड होती है जिसे हमने F1 और F2 से दिखाया है। ठीक है, अब ये हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड है, ये हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड में क्या होगा, शंट वाइंडिंग पूरे सर्किट के अक्रॉस होती है। ये हमारी शंट वाइंडिंग थी, तो ये हमारे क्या है, पूरे सर्किट के अक्रॉस लगी हुई है लॉन्ग शंट कंपाउंड में। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट शंट कंपाउंड की, इसमें हमारा क्या है, शंट वाइंडिंग सीरीज फील्ड से कनेक्टेड है। ये जो हमारी शंट वाइंडिंग है किससे कनेक्टेड है, सीरीज फील्ड से। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्ग शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट कंपाउंड। अब ये सीरीज और पैरेलल का कैसे कॉम्बिनेशन, ये हमारे आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों जो है पैरेलली कनेक्टेड है अपनी फील्ड वाइंडिंग के साथ। इसी तरीके से ये आपस में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग ही कहाँ है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये हमारे क्या हो गया, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज प्लस शंट वाइंडिंग। सीरीज और शंट वाइंडिंग का दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। लॉन्ग शंट में क्या है, जो हमारा शंट है वो होल सर्किट के अक्रॉस है, ये अभी आपने देखा। और शॉर्ट शंट में क्या है, शंट जो है वो सिर्फ आर्मेचर से लगा हुआ है। ये हमारा आर्मेचर है, इसके पास ही हमारा जो शंट है वो लगा हुआ है। मतलब फील्ड शंट फील्ड जो है ये हमारी लगी हुई है। अब हमने देखे थे टाइप्स डीसी जनरेटर के। डीसी मोटर के भी जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर आर सेम एज टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के, मतलब दोनों के टाइप सेम है। क्यों, क्योंकि हमने इनको क्लासिफाई किया है वो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के बेस पे ही तो किया है। तो हमने फील्ड वाइंडिंग के बेस पे आप इसी तरीके से डीसी मोटर के टाइप भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम है।
ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, हम कहाँ कहाँ डीसी मोटर का यूज करते हैं। जो आपकी लिफ्ट होती है, एलिवेटर्स जो आपके लगे हुए होते हैं, जिनको इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होते हैं वो, तो एलिवेटर्स में, लिफ्ट में, जो हमारी प्रेस मशीन होती है जहाँ पे आपको प्रेस करने की मतलब बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर की नीड होती है, तो वहां पे आप डीसी मोटर का यूज करते हैं। लेबोरेटरीज में तो हमारे क्या क्या एप्लीकेशन है डीसी मोटर के, लिफ्ट एंड एलिवेटर्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, फैंस एंड ब्लोवर्स, प्रेस मशीन, पेपर मिल्स और लेबोरेटरीज। आप यहाँ डीसी मशीन का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे आप डीसी मोटर्स का यूज करते हैं, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बेस पे जो हमारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है, डिफाइन द टॉर्क इक्वेशन फॉर डीसी मशीन। डीसी मशीन के लिए आपको टॉर्क इक्वेशन बतानी थी, जो हमने निकाला था ना सबसे पहले, पावर इन आउटपुट पे, फिर इनपुट पे, फिर दोनों को इक्वेट करके वो आपको इक्वेशन डिराइव करके दिखानी थी। ये हमारा क्वेश्चन 82 2022 23 और 24 25 मतलब 2 साल लगातार पूछा गया। तो ये हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन की डिफरेंट टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करना था, अभी हमने देखे, वो भी हमने कवर कर लिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये 82 2022 23 में दोनों सेम में पूछा गया था, इवन सेम में भी और ऑड सेम में भी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। ठीक है, तो आप हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में एक पार्ट होता है कम्यूटेटर, तो उस कम्यूटेटर का क्या काम होता है, ये आपका क्वेश्चन 82 2024 25 में पूछा गया था। हमने देखा था ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कम्यूटेटर का। तो कम्यूटेटर, आपको इसका सिर्फ बताना था कि कम्यूटेटर क्या होता है, क्या काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। एंड डीसी जनरेटर का सबसे पहले आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताना था। प्रिंसिपल बताएंगे, देन आप उसकी वर्किंग बताएंगे। फिर क्या था, ऑल्सो डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए जो हमने ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था, आपको उसको भी बताना था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये 82 2022 23 और 24 25 मतलब 2 साल लगातार पूछा गया है। तो सिर्फ आपको क्या करना था, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल बताना था, देन ईएमएफ इक्वेशन बतानी थी जनरेटर के केस में। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल। अब ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये 82 2024 25 में पूछा गया है। अब हम देखते हैं ये न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है। तो कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय अ 6 पोल डीसी जनरेटर हैविंग 480 कंडक्टर्स एंड driven at a speed of 1200 rpm. The flux per pole is 0.012 Weber. Assume the generator to be lap wound और सेकंड आपका वेव बाउंड। आपको क्या करना था, इसमें जो है ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी। ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक डेरिवेशन किया था ना, तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है। हमें फॉर्मूला पता चला लग गया। अब हम देखते हैं हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पोल्स पता है कितने, 6। फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, 480 कंडक्टर्स हमने यूज किए हैं। और जो हमारी स्पीड है, जो हमारी आर्मेचर की स्पीड है, वो कितनी है, 1200 आरपीएम है। और फ्लक्स की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितनी है, 0.012 वेबर। अब हमारा क्या है, ये इसने बोला है कि जो हमारा, आपको क्या एज्यूम करना है, सबसे पहले लैप बाउंड और एक वेव बाउंड। तो हमें ये पता होना चाहिए लैप बाउंड के केस में हम क्या करते हैं और वेव बाउंड के केस में क्या करते हैं। जो हमने ए देखा था, जो हमने क्या देखा था, पैरेलल पाथ जो थे, ये उसकी वैल्यू को बताते हैं। अगर लैप बाउंड है, लैप बाउंड के केस में ए और पी की वैल्यू इक्वल हो जाती है, मतलब जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने ही आपके पास पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, और वेव बाउंड के केस में क्या हो जाता है, ए की वैल्यू 2 हो जाती है, मतलब जो हमारी पैरेलल प्लेट थी, पैरेलल पाथ थे, वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें ए और पी की वैल्यू सेम हो जाएगी लेफ्ट बाउंड में, और वेव बाउंड में क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब इसमें वेव बाउंड में जो है ए की वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमें पी की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 6। फाइव की वैल्यू कितनी है, 0.012 वेबर। जेड मतलब टोटल कंडक्टर्स कितने, 480। एन की वैल्यू कितनी है, 1200 आरपीएम। ए की वैल्यू कितनी है, जो ए क्या है हमारा, पैरेलल पाथ। तो पैरेलल पाथ के हमें, आपको जो है 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका लैप बाउंड। लैप बाउंड के केस में मैंने आपको क्या कहा, ए और पी की वैल्यू इक्वल होती है, जो कि हमारी कितनी है, 6। ठीक है,
अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमने फॉर्मूला निकाला था, E इज इक्वल्स टू 5 ZPN/60A। ए और पी की वैल्यू इक्वल है तो ए से पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू कितनी है 0.012। ये हमारे Z की वैल्यू कितनी है, टोटल कंडक्टर्स कितने हैं 480। हमारी स्पीड कितनी है आर्मेचर की 1200/60। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट, ये हमारा 3.5 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, वेव बाउंड। वेव बाउंड में क्या करना है, आपको E की वैल्यू 2 लेनी है, तो E इज इक्वल्स टू 5 ZPN/60A। तो E इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू कितनी है 0.012। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं 480। पोल्स कितने हैं आपके पास 6। हमारी आर्मेचर की जो स्पीड है वो कितनी है 1200 और 60। और हमें क्या करना है, वेव बाउंड के केस में क्या लेना है, ए की वैल्यू को जो हमारी है वो कितनी लेनी है, आपको 2 लेनी है। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे और आपको अपने ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने करा हुआ है इसको सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा कि इस न्यूमेरिकल को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो हमारे नोट्स है उसमें बहुत अच्छे से हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये जो है हमारा AQ 2023-24 में आया हुआ है। इसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑफ टॉर्क फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के केस में जो है आपको टॉर्क की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। जो हमने डेरिवेशन किया था सेम डेरिवेशन करना है। सेकंड है आपका आ 6 पोल लैप वाउंड की बात हुई है ये, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। और क्या है 6 पोल, मतलब आपको जो पी की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 6। डीसी शंट मोटर हैज 500 कंडक्टर्स इन द आर्मेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, रेजिस्टेंस जो है आर्मेचर पाथ का वो कितना है 0.05 ओम। और रेजिस्टेंस जो है शंट फील्ड का वो कितना है हमारा 25 ओम। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर व्हेन इट टेक्स 120 एम्पियर फ्रॉम डीसी मेंस ऑफ 100 वोल्ट। फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर। आपको फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपको आर ए की वैल्यू दी हुई है और आर एस की वैल्यू भी दी हुई है। शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है और आर्मेचर पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो आप कर लेंगे, आपको क्या करना था, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए जो आपके पास गिवन डेटा है वो कितना है, पोल्स की वैल्यू है, कंडक्टर्स है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, टोटल सप्लाई वोल्टेज है, वी की वैल्यू, टोटल करंट है इतना है, फ्लक्स जो है वो 0.02 वेबर है। लैप वाउंड के केस में लैप वाउंड की बात हुई थी ना, सॉरी, लैप वाउंड के केस में जो होता है ए और पी इक्वल होते हैं। मैंने आपको पीछे अभी बोल दिया था कि ए की वैल्यू 2 लेनी है, हमें ए की वैल्यू 2 नहीं लेनी है। लैप वाउंड के केस में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो लैप वाउंड के केस में ए और पी की वैल्यू आप इक्वल रखेंगे तो कितनी लेंगे 6। और वेव वाउंड के केस में आपको लेनी है ए की वैल्यू 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शंट करंट निकालेंगे। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। हम शंट करंट की बात करें तो VS इज इक्वल्स टू आई एस इंटू आर एस। हमें क्या करना है, हमें शंट करंट की वैल्यू चाहिए, तो आई एस इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर एस। तो वी एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 और आर एस की वैल्यू कितनी है 25, तो कितना हो जाएगा 4। तो आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 एम्पियर आ जाएगी। तो आपने क्या किया, शंट करंट को फाइंड किया। फिर हम करेंगे आर्मेचर करंट की बात। तो आर्मेचर करंट जो हमारा टोटल करंट है वो किसका सम होगा, आपके पास दो ही तो करंट है, एक तो हमारा आर्मेचर करंट है और एक शंट करंट है, तो इसका कॉम्बिनेशन टोटल करंट होगा। टोटल करंट की आपके पास वैल्यू कितनी है 120 और आपने शंट करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, कितनी है 4 एम्पियर। तो आई ए की जो वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 4, तो आपके पास क्या आ जाएगी 116 एम्पियर आपके पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर्मेचर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे ईएमएफ की बात। तो ईएमएफ के लिए आपने ये क्या यूज किया, ये आपने जब अभी हमने डेरिवेशन किया था तो हमने देखा था, एक सर्किट देखा था कि यहाँ पे जो हमारा करंट है ये हमारा VT है, ये हमारा मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हमारा IT करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे ये IA RA और ये क्या है EB। तो जो हमारा हमने क्या लगाया था, KVL यूज किया था। तो KVL क्या कहता है, VT माइनस IA
आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू 0। हमने जब लगाया था केवीएल इस क्लोज सर्किट में तो हमें क्या मिली थी, ये वैल्यू मिली थी। तो वी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ए आर ए प्लस ई बी। ठीक है, अगर मैं ई बी की बात करूं तो ये ई बी हमारा क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ई बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वी टी की आपके पास कितनी वैल्यू है, वी टी की वैल्यू कितनी है हमें, तो सप्लाई वोल्टेज कितनी दी है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट रखेंगे। आई की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की 116, और आर ए की वैल्यू जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन था 0.05। तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 94.2 वोल्ट आ जाएगी। अब आपको क्या करना था, आपको निकालनी थी स्पीड, हमारी जो आर्मेचर की स्पीड है आपको वो फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो ईएमएफ निकाली थी, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था 5ZPN/60A। तो ई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, कितनी आई थी हमारी 94.2। फाइव की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है हमें 0.02। जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 500, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 6, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 60, और ए कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 6। क्योंकि हम लैब माउंट की बात कर रहे हैं तो ए इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू 6, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मतलब आपको आपके आर्मेचर की स्पीड पता चल जाएगी। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले शंट करंट को फाइंड आउट किया और फिर आर्मेचर करंट को। अब हमने इनको क्यों फाइंड आउट किया, क्यों, क्योंकि हमें ईएमएफ की जरूरत थी। हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन तो है, अगर हमारे पास ईएमएफ होगा जब भी तो हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। एक इक्वेशन से आप दो तो अननोन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक इक्वेशन है और आपके पास एक अननोन है तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या पड़ी, हमें ईएमएफ की नीड हुई। तो ईएमएफ की नीड की वजह से हमने पहले शंट करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर आर्मेचर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और फिर हमने जो है ये वाली इक्वेशन को यूज करके ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट किया। देन हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और उसके बाद जो हमारा एन की वैल्यू आई, मतलब स्पीड जो आई हमारे आर्मेचर की, वो कितनी आई 562.2 आरपीएम आपके पास आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टॉपिक थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नाम से ही समझ आ रहा है जो हम इसमें सप्लाई देने वाले हैं वो कौन सी देने वाले हैं, थ्री फेज सप्लाई हम देने वाले हैं। और इसका नाम इंडक्शन मोटर क्यों है, क्योंकि इसमें जो है करंट इंड्यूस होता है हमारे रोटर में, ऑटोमेटिकली ही उसमें करंट इंड्यूस होने लग जाता है। तो ये क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मोटर हमारा क्या करता है, मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेम इसी तरीके से ही हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्रोवाइड करता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। मतलब इनपुट साइड पर हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और जो हमें आउटपुट साइड पर जो एनर्जी मिलती है वो कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो रन करता है, ये मोटर कौन सी सप्लाई पर रन करता है, वो थ्री फेज एसी सप्लाई पे रन करता है। और फिर इसमें आया इंडक्शन नाम। तो इंडक्शन मोटर इसको क्यों कहते हैं, इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर बिकॉज करंट इज इंड्यूस्ड इन द रोटर ऑटोमेटिकली। हमारे रोटर में ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज की इसीलिए क्योंकि हम जो इसमें सप्लाई दे रहे हैं वो थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। और इंडक्शन का हमने क्यों यूज किया, क्योंकि रोटर में ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका नाम ये किस तरीके से है और ये हमारा क्या काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये हमारा स्टेटर होता है, मतलब स्टेशनरी पार्ट, ये पार्ट हमारा मूव नहीं करता। इस पार्ट से अटैच होती है हमारी वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग हो गई। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो हमारा क्या कहता है, जब हम इसे थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे तो इसमें जो है हमारी ये वाइंडिंग्स है, इनमें हमारा करंट जो है चलना स्टार्ट होगा। जब करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टेशनरी पार्ट हो गया, इसको हम स्टेटर बोलते हैं। इससे क्या कनेक्टेड है, हमारी वाइंडिंग्स कनेक्टेड है। फिर आता है हमारा कुछ गैप के बाद, ये हमारा कुछ एयर गैप है, उसके बाद क्या आता है हमारा रोटर।
ये हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। इसमें ये जो है ये हमारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है? ये जो लगे हुए हैं ये क्या है हमारे कंडक्टर्स। अब हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट आता है हमारा स्टेटर, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारा मूव नहीं करता। ये हमारा किस मटेरियल से बना हुआ होता है? ये हमारा लैमिनेटेड आयरन कोर से बना हुआ होता है। अब लैमिनेटेड आयरन कोर का हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारे आयरन लॉस होते हैं, जो कि हमने यूनिट 3 में देखा था जब हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था कि आयरन लॉस होता है। तो आयरन लॉस को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आयरन कोर, लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है? स्लॉट्स इन विच थ्री फेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड, यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए होते हैं जहाँ पे हम क्या देते हैं, क्या क्या लगी हुई होती है, वहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग्स लगी हुई होती है। हम फिर क्या देते हैं? वी गिव थ्री फेज एसी सप्लाई, थ्री फेज एसी सप्लाई हम देते हैं, और वो क्या करती है, जब हमारा करंट फ्लो होने स्टार्ट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो था वो क्या था हमारा? रोटर। रोटर क्या है? रोटेटिंग पार्ट। अब ये क्या है? ये हमारे स्टेटर के पास, स्टेटर के अंदर लगा हुआ होता है। कुछ एक गैप आता है, स्मॉल गैप, स्मॉल एयर गैप आता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? रोटर। वो क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है हमारा रोटर। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रोटर। रोटर जो है, जो जनरली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्क्विरल केज मोटर, स्क्विरल केज रोटर, और दूसरा होता है हमारा स्लिप रिंग रोटर। स्क्विरल केज रोटर क्या होता है? ये हमारा एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है या फिर कॉपर बार्स का। इसमें क्या होता है? ये हमारा इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारी बार्स होती हैं इस तरीके से, इसमें बार्स लगी हुई हैं, कंडक्टिंग बार्स, और क्या कर देते हैं हम इनको जो है साइड से हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसके जो एंड्स हैं, रिंग रिंग के एंड को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये हमारे बार है, ठीक है? इस तरीके से ये हमारा होता है। तो क्या कर देते हैं हम? बार्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं रिंग से। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये जो हमारा रोटर है, स्क्विरल केज रोटर, ये हमारा केज की तरह दिखता है, तो हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्विरल केज रोटर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर क्या होता है? इसके पास वाइंडिंग्स होती हैं। जैसे स्टेटर में हमारी वाइंडिंग्स थी ना, इसी तरीके से जो हमारा रोटर है ना, इस वाले रोटर में वाइंडिंग्स प्रेजेंट होंगी, और ये क्या होती है? कनेक्टेड होती है हमारी स्लिप रिंग के साथ। ठीक है, इसमें क्या था? इस वाले रोटर में हमारी वाइंडिंग्स प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन स्लिप रिंग रोटर में क्या होता है? हमारी वाइंडिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई चाहिए होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्लिप रिंग रोटर का। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। हम ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले हम क्या देंगे? सबसे पहले हम उसको एसी सप्लाई देंगे। इस एसी सप्लाई किसको देंगे? जो हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है, जो हमारी स्टेटर में वाइंडिंग लगी हुई थी, हम उनको क्या देंगे? एसी सप्लाई देंगे। जब एसी सप्लाई देंगे तो वहाँ पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? थ्री फेज सप्लाई हमने दी। थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग। जो हमारी स्टेटर में वाइंडिंग प्रेजेंट थी, हमने उसको थ्री फेज एसी सप्लाई दी। फिर क्या हुआ? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। जब एसी सप्लाई दी, करंट फ्लो हुआ, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब हमने इसको रोटेटिंग क्यों बोला? ड्यू टू थ्री फेज सप्लाई स्टेटर प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर ने कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करी? क्योंकि जो हमारा करंट था वो कैसा था? ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो अपने नेचर को चेंज करता रहता है। करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज होती रहती है, तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, समझ आया आपको कि हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिली? एसी सप्लाई की वजह से, क्योंकि जो हमने करंट दिया वो ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, इसीलिए हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिली। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिस स्पीड से रोटेट कर रही है, उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एनएस से। दिस फील्ड रोटेट एज सिंक्रोनस स्पीड। जिस मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस स्पीड से रोटेट करेगी उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, थर्ड है हमारा। अब ये हमारा काम हो गया स्टेटर का। अभी हमारा रोटर क्या था? रोटर हमारा रेस्ट में था।
कुछ भी वो मूव नहीं कर रहा था, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं था। इनिशियली रोटर इज़ नॉट मूविंग, रोटर हमारा मूव नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फ़ैराडे का लॉ लगा। फ़ैराडे के लॉ ने क्या कहा, जब हमारे वाइंडिंग्स जो हमारी कॉइल की वाइंडिंग्स हैं, उसमें जब हमारा करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब ये जो हमारा स्टेटर के अंदर रोटर लगा हुआ है, रोटर क्या है, कंडक्टर ही तो है। और जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब ये हमारा स्टेटर था, ये हमारा रोटर था, यहाँ पे हमारी वाइंडिंग्स है ना? इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है? ये हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई हैं। अब यहाँ पे जब हमारा करंट चल रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है? ये हमारा रोटर है, ये रोटेशनरी पार्ट है। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चलना चालू हुई, तो इसके अंदर हमारा क्या रखा है? इसके अंदर रोटर रखा है। तो रोटर एक एज़ अ कंडक्टर काम करेगा, तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको कि जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से जो हमारा ये कंडक्टर रखा है, इसमें क्या होगा? इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है? इंडक्शन हैपेंस। इंडक्शन हैपेंस में क्या लिखा हुआ है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स रोटर कंडक्टर्स। जो हमारे रोटर कंडक्टर्स हैं, उसको क्या करेगी? ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्या करेगी? कट करेगी, जिसकी वजह से हमारे रोटर में करंट इंड्यूस होगा। जो बात मैंने आपको बताई कि हमारे कंडक्टर ही तो है, जो हमारा रोटर है, उसमें क्या होगा? हमारा करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, देन करंट इंड्यूस होगा। फिर हमारा क्या होगा? फोर्स इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या लगेगी? यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। रोटर करंट क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा रोटर करंट जो है, जब उसमें करंट हमारा चलना चालू होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, तो वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब जो स्टेटर है, स्टेटर के पास ऑलरेडी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, जिसके इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब एक फोर्स जनरेट होगी। ठीक है, तो फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुई? रोटर करंट क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। रोटर करंट ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाई। स्टेटर फील्ड पहले से ही थी, रोटर फील्ड हमारी जो बनी, वो उन दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो टॉर्क की वजह से क्या हुआ? हमारा रोटर जो है, रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो रोटर का रोटेशन स्टार्ट हो गया, रोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही थी, उसी सेम डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा जो रोटर है, वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से वर्किंग होती है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसको इन डिटेल देखते हैं, ये किस तरीके से हमारा काम करता है। ये हमने क्या देखा? ये हमारा स्टेटर था, यहाँ पर भी हमारा स्टेटर है। इसको हम क्या देंगे? 3 फेज एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हमारी वाइंडिंग्स है, एक रेड रेड 3 लाइन है हमारी, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन। तो ये हमारी 3 वाइंडिंग्स हो गई। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारा स्टेटर है। फिर स्टेटर के थोड़े गैप के बाद क्या लगा हुआ होता है? रोटर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रोटर हो गया। यहाँ पे हमारी कौन-सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। एक तो वेरिएबल होगी अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, और दूसरी क्या है? रोटेटिंग होगी। तो ये रोटेटिंग और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, जब हम 3 फेज एसी सप्लाई देंगे और हमारी वाइंडिंग्स में करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है? फिर अब हम आते हैं रोटर। ये हमारा रोटर है। रोटर में हमारे कंडक्टर्स लगे हुए हैं, और बीच में क्या है? ये शाफ्ट है। अब जो हमारा रोटर इस पहले स्टेटर देखते हैं। स्टेटर हमारा इस तरीके से दिखता है। ये हमारा स्टेटर है। यहाँ पे क्या है? इसकी वाइंडिंग्स है। ये हमारी वाइंडिंग्स है। ये हमारा है रोटर। ये हमारा रोटेशनरी पार्ट है। इसमें क्या है? ये हमारे बार्स हैं। ठीक है, और ये हमारी एंड रिंग्स है। इनको हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। और ये हमारा क्या है? शाफ्ट। अब जब हमने इसको उठा के ऐसे रखा इसके बीच में, तो हमें क्या दिखेंगे? ये साइड से दिखेंगे, और एक हमें शाफ्ट दिखेगा। तो इस तरीके से ही तो दिखेगा। तो ये हमारे कंडक्टर्स हो गए, जिन्हें हमने बार बोला, और ये हमारे क्या हो गए? शाफ्ट हो गई। ठीक है, ये हमारी वर्किंग इसकी सेम होती है, जैसे अभी हमने इसकी पीछे वर्किंग देखी थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन ये रही, वर्किंग आप लिख सकते हैं।
अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा सिंपल होता है, मतलब इसको हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं और इसमें जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं वो कितने पार्ट्स जो है वो हमारे कम होते हैं। वेट इसका लेस होता है, पार्ट्स कम होने की वजह से इसका वेट कम हो जाता है। अगर जब हम पार्ट्स कम यूज करेंगे, सिंपल इससे कंस्ट्रक्शन होगा तो इसकी कॉस्ट मिनिमल होगी, तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, मतलब जो हमारा हीट का लॉस है वो भी कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हमारे क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस। इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, मतलब अगर आपको हैवी लोड चाहिए तो ये उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा, हैवी लोड के लिए ये ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है। सेकंड है हमारा कंज्यूम मोर करंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग। स्टार्टिंग टाइम में ये ज्यादा करंट कंज्यूम करता है। थर्ड है हमारा स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। आप इसमें स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्टार्ट हो गया, ये जिस स्पीड पे चाहेगा उस स्पीड पे रोटेट करेगा। आपके हाथ में नहीं है कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट ही नहीं लगा इसमें जिससे आप क्या कर सके, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। एक रोटर है, एक स्टेटर है। ठीक है। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा, दोनों आपस में मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे और क्या होगा, वहां पे वो रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि जिससे आप स्पीड को कंट्रोल कर सके, तो यहाँ पे आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या है, आपके पास स्टेटर में तो वाइंडिंग होती ही है, लेकिन जो हमारा रोटर होता है, रोटर में भी वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से है। ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो हम थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे इसको। इसमें तीन लाइन प्रेजेंट होंगी, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन। ये हमारा स्टेटर पार्ट हो गया। फिर कुछ गैप के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा रोटर। ये रोटेशनरी पार्ट हो जाएगा, ये हमारा रोटेशनरी पार्ट है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारा किस तरीके से है। ये स्टेटर बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्क्विरल केज में देखा था, इसी तरीके से ये स्टेटर है। यहाँ पे क्या हुई है, हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई हैं। अब इसमें क्या है, ये हमारा है रोटेशनरी पार्ट। रोटेशनरी पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रोटेशनरी पार्ट में भी यहाँ पे वाइंडिंग्स लगी हुई होती हैं। जो हमारे कार्बन ब्रशेज हैं वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होते हैं। ये हमारी वायर है, ये हमारे कार्बन ब्रशेज हैं। कार्बन ब्रशेज कनेक्टेड है हमारे स्लिप रिंग से। फिर हमारा क्या है, फिर हमारी वाइंडिंग आती है। ये एक होलो सिलेंडर है जिसके अंदर क्या क्या लगाई हुई है, हमने वाइंडिंग लगाई हुई है। और हमने क्या दिया हुआ है, इसे एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। अब आपको इससे समझ तो आ गया कि इसमें जो आपने इसे कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफिकल्ट है ना, कॉम्प्लेक्स इससे कंस्ट्रक्शन है। तो इसकी अगर आप डिसएडवांटेजेस लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें इन डिटेल तो ये किस तरीके से दिखता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी तीन लाइन है क्योंकि हमने थ्री फेज एसी सप्लाई दी है। ये रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन। ठीक है। अब ये जो हमारी ये हमारी स्टेटर जो है ना, ये वो वाला पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट है। तो यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग प्रेजेंट होंगी। ये रही हमारी तीन वाइंडिंग, क्योंकि हमारी थ्री लाइन्स है तो हमारी थ्री वाइंडिंग्स प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ पे जब हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो करंट के फ्लो की वजह से क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो जाएगी। फिर हमारा क्या है, फिर हमारे स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स किससे कनेक्टेड है, हमारे कार्बन ब्रशेस से। कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है, जो कि आगे फर्दर जाके किससे कनेक्टेड है, हमारे रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा रोटेशनरी पार्ट है, रोटर जो है वहां पे भी वाइंडिंग प्रेजेंट है। तो ये जो है ना, ये हमारा स्लिप रिंग हो गया, ये हमारे कार्बन ब्रशेस हो गया। ये हमारी स्लिप रिंग आगे फर्दर जाके हमारी वाइंडिंग से कनेक्टेड है। ये हमारी एक वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग। ठीक है। अब हमारे रोटेशनरी पार्ट जो है, यहाँ पे भी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होगी। क्यों, क्योंकि जो हमने करंट दिया वो कौन सा दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी सप्लाई की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है वो कौन सी जनरेट होगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होगी। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। वर्किंग इसकी सेम है, जिस तरीके से हमने अभी देखा था पीछे, वर्किंग दोनों की सेम है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाएगी कि ये जो है हमारा किस तरीके से वर्क करता है। आप इसको लिख सकते हैं अपनी थ्योरी में और आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। जो
कि जो हमारा टाइप है इसकी क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। इसमें जो इनिशियल टॉर्क है वो हाई होता है, तो स्टार्टिंग इनिशियल टॉर्क होता है। इसका जो करंट जो हमारे स्टार्टिंग टाइम में जो करंट कंज़्यूम होता है, उसका कंज़म्पशन कम होता है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग लेस करंट इज़ यूज्ड। स्टार्टिंग टाइम में जो हमारा करंट यूज़ होता है वो हमारा कम यूज़ होता है, ठीक है? स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है इसमें हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और मोर रोटेटिंग कॉन्टैक्ट्स, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, रोटेटिंग कॉन्टैक्ट्स प्रेजेंट है। इस तो ये क्या होगा, इसके एडवांटेजेस होगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये अगर हमारे प्रेजेंट है तो स्टार्टिंग टाइम कम हो सकता है और आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। इसीलिए ये तो हमारे क्या हो गया एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि हमने देखा था इससे कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इतनी सारी चीज इसमें प्रेजेंट है, इतने सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा पार्ट है तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा चाहिए, तो मेंटेनेंस ज्यादा है तो कॉस्ट भी इसकी हाई हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ आ गए होंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड अभी हमने पहले भी देखी थी। हमने क्या देखा था, जो हमारे मोटर में स्टेटर प्रेजेंट होता है उसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर ऑफ द मोटर। मोटर के स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट हो रही है, उस स्पीड को बोलेंगे हम सिंक्रोनस स्पीड, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एन और सफिक्स में एस। तो एन एस इज इक्वल्स टू 1 × 120 इंटू एफ अपॉन पी। 120 क्या है, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी, आपने कितनी फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड की है, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, उस मोटर में कितने पोल्स प्रेजेंट है। तो एन एस इज इक्वल्स टू 120 इंटू एफ अपॉन पी। ये आपको फॉर्मूला याद रखते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्मूले पर बेस्ड। तो अगर आप याद रखेंगे इसको, इजीली वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी स्लिप। ये स्लिप क्या है, स्लिप जो है डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का। रोटर स्पीड क्या है, जिस स्पीड से हमारा रोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो स्पीड हो गई हमारी रोटर स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड अभी हमने देखी थी क्या होती है, जो हमारा मोटर में स्टेटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जिस स्पीड से रोटेट कर रही है उस स्पीड को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्लिप। तो स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, और एन आर क्या है, रोटर स्पीड, और एस क्या हो गई हमारी स्लिप। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये जो हमारी स्लिप होती है ये इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में रहती है, ना तो 0 से कम होती है तो ना ही हमारी 1 से ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इस यूनिट से कुछ भी ना करके जाएं ये टॉपिक 100% करके जाइएगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे क्या बताता है, ये हमारा शो करता है कि हमारा टॉर्क किस तरीके से चेंज हो रहा है हमारे स्लिप के साथ इंडक्शन मोटर में। तो इसमें जो है मेन 3 रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। आपको अब क्या करना है, सबसे पहले इसका स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टाउ इज इक्वल्स टू के एस आर टू ई टू नॉट स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा टॉर्क है कि एक हमारा कांस्टेंट है एस स्लिप। अभी आपने देखा आर टू जो है रोटर रेजिस्टेंस है, जो हमारे रोटर में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है ये वो है। अब ये क्या है, ई टू नॉट, ये है हमारा रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमारे रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आर टू हमने देख लिया, रोटर का रेजिस्टेंस, एस हमारी स्लिप हो गई, और एक्स टू नॉट क्या है हमारा रोटर का रिएक्टेंस, जो वो रिएक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है हमारा एक्स टू नॉट से हमने इसको डिनोट किया। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जब भी आपको ये स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, सबसे पहले आपकी स्लिप 0 होगी, 0 से ही तो बढ़ना चालू करेगी। तो जब हमारी स्लिप 0 होगी, ये हम बना रहे हैं टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच का ग्राफ। इनिशियली मैंने क्या कहा, मेरा जो टॉर्क है वो 0 है,
तो टॉर्क जीरो है, स्पीड भी जीरो है, तो रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगी, मतलब ns nr के इक्वल होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो कोई भी जो है रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो हमारी जो है ये हमारा यहीं पे ही रहेगा। फिर आता है हमारा पहला रीजन आता है लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टाउ इज इक्वल्स टू के एस आर टू ई टू नॉट अपॉन R2 प्लस हमारा क्या था, x2 नॉट, एक बार मैं देख लेती हूँ, s का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जब हमारा इनिशियली लो स्लिप रीजन में क्या होगा, हमारा जो s है, s की वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो होगी, मतलब s की वैल्यू बहुत कम होगी। जब इसकी वैल्यू बहुत कम होगी और आप इसका स्क्वायर आउट कर देंगे तो इसकी वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, के एस आर टू ई टू नॉट का होल स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा, इस वाली टर्म पे स्क्वायर आएगा, तो हमने स्क्वायर करा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके कांस्टेंट हैं, एस को छोड़ के, और सारी जो हमारी टर्म्स है वो हमारी कांस्टेंट है। अगर हम इन कांस्टेंट को हटा दे तो हमारा ये टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे एस के। तो जो हमारी टॉर्क की वैल्यू है और स्लिप की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो जो हमारी लो स्लिप रीजन है उसमें हमारा क्या होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे आगे हमारा लो स्लिप रीजन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लो स्लिप रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम स्लिप रीजन। मीडियम स्लिप रीजन में हमारा क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू है टाउ, ये जो हमारे स्लिप की वैल्यू है वो 0 और S1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब हमारा के एस आर टू ई टू नॉट स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S x2 नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू जो है इसके बीच में लाई करेगी 0 से 1 के, फिर आप इसे स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस बार हमने इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, तो टाउ इज इक्वल्स टू के एस आर टू ई टू नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर और x2 नॉट का होल स्क्वायर, एक ऐसे कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारी सारी टर्म है ये फिर से हमारी कांस्टेंट है, तो हम इनकी जगह क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे 1/s। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, मतलब अब क्या करेगी, इसकी वैल्यू जो है यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। अब ये यहाँ तक आ गई, ये हमारा मीडियम स्लिप रीजन हो गया, मीडियम स्लिप रीजन हो गया हमारा। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं स्टेबल रीजन। ठीक है, फिर अब हमारा क्या होगा, अब हमारा आएगा हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन में क्या होगा, ये हमारी वैल्यू दोबारा से 0 हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे हमारी जो रोटर की स्पीड है और जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच में, आपको रिलेशन दिखाना होता है कि हमारी जब आप टॉर्क की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड किस तरीके से चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहले लो स्लिप रीजन हमने दिखाया हुआ है, तो हमारा क्या हुआ, टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे स्लिप के। तो फिर हमारा क्या हो गया, हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो हमारी क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। तो जब हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये क्या हो गया हमारा स्टेबल रीजन। ठीक है, फिर हमारा आया मीडियम स्लिप रीजन। मीडियम स्लिप रीजन में ना तो जीरो, एस की वैल्यू 0 है, ना ही 1 है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो हमने R2 स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, तो हमें क्या मिला, जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, जो हमारा टाउ टाउ है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है हमारे स्लिप के साथ। तो हमारे क्या बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब डाउनफॉल होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारा आगे ये हमारा मीडियम स्लीप रीजन खत्म हो गया। मीडियम स्लीप रीजन में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, तो ये हमारा वो रीजन है। फिर आया हमारा हाई स्लीप रीजन। हाई स्लीप रीजन में क्या होता है, हमारे एस की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होती है। इसमें क्या होता है, हाई स्लीप रीजन में जो हमारा आके रोटर होता है वो स्टेशनरी, मतलब रोटर का जो रोटेशन है वो हमारा बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो आके क्या हो जाती है, यहाँ पे आके कुछ टाइम बाद 0 हो जाती है, जहाँ पे एनआर एनएस के इक्वल हो जाता है। तो फिर हमने क्या किया, आपको एट द एंड क्या करना है, तीन तीन बार इस ग्राफ को दिखाना है, एक एक के लिए, एक के लिए, एक के लिए, और इस तरीके से आपने मैक्सिमम टॉर्क ए के लिए,
ये दिखाया, बी के लिए दिखाया, सी के लिए ये दिखाया। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है हमारे एकेट्यू में 7 मार्क्स में, तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फैंस एंड पंप्स, फैन और पंप में हम इसका यूज करते हैं। कंप्रेशर, ईवीज में और इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बेसिस पर पीवाईक्यूज हमारे कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आपको वही समझानी थी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा एकेट्यू 2022-23 में इवन और ऑड सेम में दोनों में पूछा गया। फिर हमारा 23-24 और फिर हमारा 24-25, मतलब 3 साल लगातार ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपने देखा था 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। तो वो जो स्लिप रिंग होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो स्लिप रिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे रोटर और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एकेट्यू 2023-24 में पूछा गया था। तो the main function of slip ring is to provide a connection between the rotating rotor and external circuit। जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है और जो हमारा रोटर है उनके दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करेगी, एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगी हमारे स्लिप रिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ 3 फेज 440 वोल्ट, 3 फेज में जो हमारी सप्लाई होती है वो 440 वोल्ट होती है, न कि 220 वोल्ट हमारे सिंगल फेज में होती है। और 3 फेज में 440 वोल्ट हमारी सप्लाई होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ 5% स्लिप, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, रोटर करंट की आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। ये जो हमारा क्वेश्चन है एकेट्यू 2023-24 और 24-25 2 साल लगातार पूछा गया। तो इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर इज इक्वल्स टू एस इंटू एफ। एफ आर क्या है, जो हमारी रोटर करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है, एस हमारी स्लिप है और एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो आपको एस की वैल्यू दी हुई है, तो आपने क्या देखा, हमारी जो एफ आर है, सॉरी, एफ आर इज इक्वल्स टू एस इंटू एफ है। एफ आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एस आपको क्या दिया हुआ है, 5%। तो परसेंट के साथ तो आप नहीं लेंगे, तो परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, 100। तो 0.05, तो 0.05 इंटू 50, 100, इससे ये कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, 2.5 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 2 पोल इंडक्शन मोटर। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, नंबर ऑफ पोल्स दे दिए, हैज अ फुल स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, 2860 आरपीएम। व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड, सबसे पहले आपको सिंक्रोनस स्पीड बतानी है, फिर आपको स्लिप बतानी है इंडक्शन मोटर की, और थर्ड में आपको क्या बताना है, रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है एकेट्यू 2024-25 में पूछा गया है। सिंक्रोनस स्पीड के लिए क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड के लिए अभी हमने देखा क्या था, एन एस इज इक्वल्स टू 120 इंटू एफ अपॉन पी, ठीक है। तो एन एस इज इक्वल्स टू 120, एफ की वैल्यू कितनी है, 50, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3000 आरपीएम। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, स्लिप। आपसे स्लिप पूछी गई थी, स्लिप क्या था, हमारा डिफरेंस था एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, यही तो था। तो एन एस की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, 3000 माइनस एन आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो हमारा रोटर वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, 2860 आरपीएम अपॉन 3000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू आएगी 0.0467, एस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपको लास्ट में क्या बताना था, लास्ट में बताना था आपको ईएमएफ, एफ आर की वैल्यू बतानी थी, जो अभी आपने पहले भी निकाला था। तो एफ आर क्या था हमारा, एफ आर का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या है, हमारा एस इंटू एफ। ये आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो एस की वैल्यू कितनी है, 0.0467, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज।
आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास FR की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमारी कितनी आएगी, 2.33 हर्ट्ज आएगी रोटर EMF फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आप डायरेक्टली उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अभी हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर देखा, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नाम से ही समझ आ रहा है सिंगल फेज। अब हम जो इसमें सप्लाई देंगे वो हम 1 फेज AC सप्लाई देने वाले हैं। ठीक है, और इंडक्शन मोटर का मतलब क्या है कि रोटर में जो है ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें जो हम रोटर का यूज कर रहे हैं उसमें हमारी वाइंडिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है। सिर्फ जो हमारा स्टेटर पार्ट है उसके पास वाइंडिंग होंगी। ये हमारा स्टेटर पार्ट है, ये क्या है, हमारे पोल शू है, जिससे हमारी क्या हुई है, हमने कॉपर के वायर लिया और उसको वाउंड किया हुआ है। ये हमारी वाइंडिंग हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमने 1 फेज AC सप्लाई दी, सिंगल फेज AC सप्लाई दी हमने अपनी वाइंडिंग्स को। तो जब ये हमारा स्टेटर पार्ट है, ये हमारा रोटर पार्ट है, तो अब हमने इसको दे दी AC सप्लाई, तो यहाँ से हमारा करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या कहा, जब हमारे वाइंडिंग्स में से करंट पास होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। अब हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, पूरा नाम क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, जब अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पे क्या होगा, उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, रोटर को रख दिया। ये हमारा कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अब लेंज लॉ हमारा क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोज करती है अपने कॉज को, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो उसको ही अपोज करेगी। तो हमने इसे सिंगल फेज AC सप्लाई दी, तो हमारा क्या होगा, जैसे कि एक वाइंडिंग, ये हमारा एक पोल शू हो गया, एक पोल शू हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा रोटर हो गया, हमने इसको सप्लाई दी। तो हमारा क्या हुआ, ये अगर हमने इसको सप्लाई दी, 1 फेज AC सप्लाई दी, हमने इसको प्रोवाइड कर दी, यहाँ से हमारा करंट का कंडक्शन स्टार्ट हुआ। ये हमारी वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग्स हमारी फिर यहाँ पे कनेक्टेड है और ये फिर वापस जा रही है। ठीक है, अब हमने जब इसको सप्लाई दी तो ये हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे हमारा साउथ पोल बना। लेंज लॉ ने ये कहा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोज करती है अपने कॉज को, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये EMF इंड्यूस हुआ, वो इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे हमारा साउथ पोल बनेगा, और यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। इतने ये बना, इतने हमारे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ बन गया। तो यहाँ पे साउथ की वजह से ये इसको अपोज करेगा, तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, और फिर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरी कंडीशन आ जाएगी, फिर यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा। तो ये क्या हुआ, हमारा रोटर तो रोटेट ही नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि जब हमारा रोटर रोटेट होने के लिए इनिशियलाइज करता है, थोड़ा स्टार्ट करता है, इतने ही पोल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हमारे पोल चेंजेस हो जाते हैं। पोल चेंज होते हैं, इतना रोटेट करता है, दोबारा यहाँ जाता है, फिर इतना करता है, फिर यहाँ जाता है। तो क्या है, ये हमें इसी स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी। ये खुद ब खुद जो है हमारा रोटर रोटेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क की हमें जरूरत है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि यहाँ पे जो है हमारी कमी है, किस चीज की कमी है, यहाँ पे हम जो है हमें इसमें क्या देना पड़ेगा, इनिशियल टॉर्क देना पड़ेगा, अगर हमें इसे रोटर को रोटेट करना है। तो हमें इसकी जो है लिमिटेशंस पता चल गई, डिसएडवांटेज हमें इसका पता चला। तो हमने फिर क्या लिया, हमने फिर इस तरीके का एक सेटअप लिया। ये हमने 1 फेज AC सप्लाई दी, ये हमारी मेन वाइंडिंग है, हमने वाइंडिंग बढ़ा दी, मेन वाइंडिंग के साथ हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दी। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। और यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किया। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक स्विच होता है। ठीक है, तो अब जब हमने इसको दिया तो ये हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, ये हमारा रोटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक वाइंडिंग होगी, यहाँ पे दूसरी,
यहाँ पे तीसरी वाइंडिंग और यहाँ पे चौथी वाइंडिंग। मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ से सप्लाई देनी स्टार्ट चालू करी तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, यहाँ साउथ पोल बना, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉर्थ बना तो यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ पे साउथ बना, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ बना, यहाँ पे हमारा साउथ बना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर बुलाएगा। अब ये जो साउथ पोल है ये इस नॉर्थ पोल को बुलाएगा, ये इसको बुलाएगा, तो इसको क्या मिल गया, इसको इनिशियल टॉर्क मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल टॉर्क मिला, हमारा रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से, ये हमारी मेन वाइंडिंग थी, ये हमने क्या ली थी, दूसरी वाइंडिंग ली थी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा टॉर्क स्टार्ट हो गया, हमने इनिशियल टॉर्क दिया और हमारा रोटर जो है रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो हमारा फिर हमारा काम जो है वो इससे हो पाया, हमने मेन वाइंडिंग के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हमें लेना पड़ा। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके से काम होता है इसका, और किस तरीके से इसकी वर्किंग है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी थ्योरी में आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट होता है, द स्टेशनरी आउटर पार्ट वेयर सिंगल फेज एसी इज सप्लाइड। आप यहाँ पे क्या देते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। इट कंटेन्स पोल शू, ये हमारे पोल शू कंटेन करता है, ये हमारे पोल शू हो गया, जो कि हमारा रैप करता है विद आयरन कॉपर वाइंडिंग्स, ये हमारी कॉपर की वाइंडिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आया हमारा रोटर। रोटर क्या है, हम इसमें स्क्विरल केज रोटर का यूज करते हैं। जब हमने स्क्विरल केज रोटर का यूज किया, जब भी तो इसमें जो वाइंडिंग है वो नहीं है, इसीलिए हमारे रोटर में वाइंडिंग इसीलिए नहीं, क्योंकि जो हमने रोटर यूज किया वो हमारा स्क्विरल केज रोटर है, जो हमारे क्या कंटेन करता है, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग बार्स। आपने पहले भी देखा था अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ये हमारा स्क्विरल केज मोटर जो होता है उसमें कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग बार्स होते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। द रोटर हैज नो वाइंडिंग, इस रोटर के पास कोई भी वाइंडिंग नहीं होती। अब वर्किंग प्रिंसिपल, अभी हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देखा था, तो ये हमारा किस तरीके से वर्क करता है एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाइड टू द स्टेटर, हम ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे अपने स्टेटर को, तो क्या होगा, वहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये जो है फील्ड, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फील्ड जो है ये क्या करेगी, ईएमएफ जनरेट करेगी, और उसमें क्या होगा, हमारे रोटर में जो है करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जो हमारा रोटर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, जो रोटर, द रोटर प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड टू अपोज द कॉज। रोटर जो है, जो जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों, बिकॉज द अल्टरनेटिंग सप्लाई कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन। अब हमने क्या दिया, इसको एसी सप्लाई दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है, तो ये क्या करता है, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। जब हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा तो रोटर के पोल जो है वो भी फ्लिप होते रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम रिजल्टिंग इन द स्टेट वेयर द रोटर विल नॉट रोटेट ऑन इट्स ओन। जैसे कि अभी हमने देखा भी था, मैंने आपको जब समझाया था, तो क्या था, रोटर हमारा खुद ब खुद रोटेट नहीं हो पा रहा, उसे क्या है, उसे इनिशियल फोर्स की जरूरत है, उसे एक टॉर्क की जरूरत है। अब बार बार तो आप उसे उंगली से नहीं करेंगे, तो आपको क्या है, एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, उसे इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड हो और रोटर हमारा रोटेट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्टिंग द मोटर। तो मोटर जो है खुद ब खुद तो स्टार्ट हो नहीं पा रहा, अब आपको कुछ चीज तो चाहिए। सिंस अ सिंगल फेज मोटर डज नॉट हैव इनहेरेंट स्टार्टिंग टॉर्क एंड एक्सटर्नल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। अब जो हमारा सिंगल फेज मोटर है उसके पास खुद का टॉर्क नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से मतलब उसे स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके, वो उसके पास नहीं है। तो उसे एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म ऐसा चाहिए जो कि उसे जो है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सके। तो अ स्टार्टिंग वाइंडिंग इज एडेड अलोंगसाइड द मेन वाइंडिंग। तो हमने क्या किया था, इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने मेन वाइंडिंग के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऐड कर दिया था। तो हमारा क्या करा, जब हमने मेन वाइंडिंग के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऐड किया तो वहां पे जो हमारा मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा था उसके बीच में एक फेज डिफरेंस डेवलप हुआ। फेज डिफरेंस के डेवलप होने की वजह से वहां पे जो है फोर्स डेवलप हुई, फोर्स की वजह से उसने क्या किया, उसको फोर्स प्रोवाइड की, जिससे उसको इनिशियल टॉर्क मिल गया। बाय क्रिएटिंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पोल द मोटर
प्रोड्यूसेस एन इनिशियल टॉर्क दैट अलाउ द रोटर टू स्टार्ट रोटेटिंग ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा रोटर जो है फिर रोटेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग। अब जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो खुद तो स्टार्ट हो नहीं पा रहा, अब हमें क्या देना है, उसे इनिशियल टॉर्क देना है। तो इसके कुछ स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्प्लिट फेज मेथड, जिसको हम रेजिस्टेंस स्टार्ट भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो हम स्टार्टिंग टॉर्क देंगे वो किसके हेल्प से देंगे, रजिस्टर के हेल्प से देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस तरीके से दिखता है। सबसे पहले इसमें हमें पता है हमें दो वाइंडिंग लेनी पड़ेंगी, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम क्या देंगे, इसको वन फेज एसी सप्लाई देंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमारा रजिस्टर कनेक्ट है। फिर आगे जाके हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच अभी हमने देखा भी था, ये क्या है हमारा, ये एक ऑटोमेटिक स्विच होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फिर हमारा केज मोटर है, ये हमारा रोटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमने क्या देखा, हम स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रजिस्टर के हेल्प से देंगे। रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर जो है वो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या करेगा, वो हमारा रजिस्टर प्रोड्यूस करेगा। जिसकी वजह से क्या करेगा, ये इसको फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से उसे इनिशियल टॉर्क मिलेगा और जो हमारा रोटर है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसके आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, द मोटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल वाइंडिंग्स कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज एसी सप्लाई। हमने क्या लिए, दो वाइंडिंग्स लिए हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दोनों को जो है सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्टेड किया है पैरेलली। ठीक है, अब जो हमारी मेन वाइंडिंग है, इसमें जो है हम इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा लेंगे। इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि इसमें इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसमें जो है इंडक्टेंस कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा लिखा हुआ है द मेन वाइंडिंग, इसमें क्या होना चाहिए, हाई इंडक्टेंस होना चाहिए और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसमें लो इंडक्टेंस और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। और हमने क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट किया है, किसमें, इसके साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल कि ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो रेजिस्टेंस हमने क्या देखा था, ये एक फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा हमारा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट और मेन वाइंडिंग करंट के बीच में। ठीक है, द रेजिस्टेंस इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग क्रिएट्स अ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द टू वाइंडिंग। जो हमारी दो वाइंडिंग में जो हमारा करंट जा रहा है, क्योंकि ये हमारा अगर यहाँ से आई करंट जाना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हमारा सपोज आई है और यहाँ पे आई एस करंट गया, तो दोनों में अलग अलग करंट गया ना, तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, ये एक फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो विच जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट फोर्सेस द रोटर टू स्टार्ट रोटेटिंग। जिसकी वजह से क्या होगी, इस फेज डिफरेंस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि हमारे रोटर को फोर्स करेगी रोटेट करने के लिए, कि जो अपना रोटेशन है वो स्टार्ट कर दे। अब ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो कब तक काम करेगा, जब तक ये जो हमारा रोटर है ये अपने नॉर्मल स्पीड का 70% तक ना पहुंच जाए। जब ये अपने नॉर्मल स्पीड का 70% तक पहुंच जाएगा, तो ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ये अपने स्विच को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा इधर से सर्किट ओपन हो जाएगा। तो जो हमारा सारा करंट जाएगा वो हमारी मेन वाइंडिंग में जाएगा। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो कब तक काम करेगा, जब तक हमारा जो है रोटर अपनी 70 नॉर्मल स्पीड का 70% तक ना पहुंच जाए। ठीक है, वंस द रोटर रीचेस अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, जब अपना हमारा जो रोटर है वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 70% तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और डिस्कनेक्ट कर देगा स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमारे सर्किट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वाई एक्सिस पे हमने टॉर्क को डिनोट किया और एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारी स्पीड। तो ये जो है हमारे क्या होगा, ये हमारा 150% ऑफ इट्स मैक्सिमम लोड, हमारे मैक्सिमम लोड की 150% जो आपको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसके मैक्सिमम लोड का 150% इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा रोटर रोटेट होने स्टार्ट होगा, तो ये हमारे टॉर्क बढ़ेगा, ये हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे मैक्सिमम
ब्रेक डाउन टॉर्क, यहाँ पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मतलब इसके बाद जो हमारी टॉर्क है उसकी वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। तो हमारी टॉर्क और स्पीड दोनों डिक्रीज होगी और कब आके जीरो हो जाएंगी, ये हमारी यहाँ पे आके जो है जो हमारी रोटर की स्पीड है और जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं एप्लीकेशन, ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, हमारे फैंस में, ब्लोअर्स में, लेथ मशीन जो होती है, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन में हम इस मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं किसके लिए, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड जो है आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। उसमें क्या था, उसमें हमने रेजिस्टेंस का यूज किया था, इसमें हम कैपेसिटर का यूज करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। ठीक है, तो आपको जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बिल्कुल सेम लिखनी है। आपने क्या किया, दो आपने वाइंडिंग ली, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग, दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया वन फेज एसी सप्लाई से, सिंगल फेज एसी सप्लाई से। और आपने क्या किया, स्टार्टिंग टॉर्क के स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, जिसके साथ और फिर हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी अटैच कर दिया। ठीक है, और बीच में हमारा केज रोटर प्रेजेंट है, ये हमारा रोटर है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब हमारा करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा, करंट हमारा चालू होगा, फ्लो करने स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आई एम और यहाँ पे आई एस, करंट जब हमारा जाएगा तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटर जो है एक फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट में और मेन वाइंडिंग करंट में, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर को रोटेट करने के लिए इनिशियलाइज करेगी कि आप जो है अपना रोटेशन स्टार्ट करो, जिसकी वजह से रोटर अपना रोटेशन स्टार्ट करेगा। और जब अपना जो हमारा रोटर है वो अपने नॉर्मल स्पीड का 70% तक पहुंच जाएगा, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसका काम नहीं रहेगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ से हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। तो अब हमारा सारा करंट कहाँ पर जाएगा, हमारा मेन वाइंडिंग में जाएगा, जो हम करंट प्रोवाइड करेंगे। कुछ अगर लॉस होते हैं तो लॉसेस के बाद जो हमारा सारा करंट है वो हमारा मेन वाइंडिंग के पास जाएगा। तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बिल्कुल सेम लिखनी है जैसे आपने पिछले वाले की लिखी थी। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, इसमें आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, इसमें आपको मैक्सिमम लोड का 100% इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आप मैक्सिमम लोड का 100% जब इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या, इसके बाद क्या होगा, हमारे टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। तो जब दोनों बढ़ना स्टार्ट होंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके बाद जो है हमारा टॉर्क की वैल्यू जो है वो कम होने वाली है। तो टॉर्क यहाँ से कम होना स्टार्ट होगा और कब कब आके ये हमारा मिनिमम होगा, जब हमारी रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड जो है वो हमारी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन। अब हम इसका कहाँ यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, फ्लोर मिल्स में और एयर कंडीशनर्स में हम इसका यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड मेथड है, जो हमारा थर्ड स्टार्टिंग मेथड है, वो हमारा कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इसका हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, बस हमने क्या किया था, अभी हमने जो पहला देखा था उसमें क्या था, हमारा एक एक हमारे पास स्विच प्रेजेंट था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रेजेंट था ना, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, नहीं तो और सब सेम है। तो हमने क्या दिया, हमने मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को पैरेलली कनेक्ट किया वन फेज एसी सप्लाई से, जिसके साथ हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमने कैपेसिटर को अटैच कर दिया सीरीज में। फिर हमारे क्या, ये हमारा रोटर प्रेजेंट है। तो हमारा क्या होगा, जैसे हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई है, ये यहाँ से हमारा आई करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा आई एम गया और यहाँ पे हमारा आई एस करंट गया। तो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट गया तो हमारा कैपेसिटर सेम वर्क करेगा, क्या करेगा, ये फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट में और मेन वाइंडिंग करंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या करेगी, वो फोर्स करेगी हमारे रोटर को कि अपना रोटेशन स्टार्ट करो, जिसकी वजह से हमें उसको इनिशियल टॉर्क मिलेगा उस फोर्स की वजह से, और जो हमारा रोटर है वो रोटेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब हमारा रोटर अपने, हमने क्या देखा था, नॉर्मल स्पीड के 70% तक पहुंच जाएगा तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो था वो क्या था, ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट बाद में भी चलता रहेगा। तो हमारा कैपेसिटर जो है वो हमारा टॉर्क प्रोवाइड करता रहेगा। मतलब इसका काम ये नहीं है कि 70% तक पहुंच गया अपनी स्पीड का तो इसका काम खत्म हो गया, ये अपना काम करता रहेगा। मतलब इसमें कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है
कि ये वाइंडिंग कुछ टाइम बाद आके खत्म हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ये यहाँ से ओपन सर्किट बन जाएगा। नहीं, इसमें हमेशा करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है? तो मैंने इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, थोड़ा इसका अलग है, तो आपको किस तरीके से लिखना है मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। द मोटर यूजेस अ कैपेसिटर टू क्रिएट अ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। आपने क्या किया, मोटर में जो है कैपेसिटर का यूज किया, जो कि हमारा क्या करेगा, फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारे मेन वाइंडिंग करंट में और स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट के बीच में। बिकॉज नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज, हमने कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया है, तो मोटर जो है कंटिन्यू रन करता रहेगा कैपेसिटर की हेल्प से, इवन आफ्टर द रोटर रीचेस इट्स स्पीड। मतलब रोटर अपनी स्पीड का अगर 100% तक भी पहुंच जाता है, फिर भी हमारा जो कैपेसिटर है वो उसकी हेल्प करता रहेगा उसको रोटेट कराने में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग किस तरीके से लिखनी है, मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ग्राफ, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या है, इसमें जो है आपको इनिशियली जो हमारा मैक्सिमम लोड है उसका 350% टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनिशियल में मैक्सिमम लोड का 350% टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये तो बहुत हाई टॉर्क प्रोवाइड किया है ना आपने। तो फिर क्या होगा, इसके बाद हमारा टॉर्क बढ़ेगा, एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, उसके बाद हमारे टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारी स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाएगी हमारे, जहाँ पे हमें मिनिमम स्पीड मिलेगी, जहाँ पे हमारा टॉर्क की वैल्यू है जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो अभी हमने स्टार्टिंग मेथड देखा, ये जाना जाता है अपनी इनिशियल टॉर्क की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो द मोटर इज नोन फॉर हाई इनिशियल टॉर्क, अपनी इनिशियल टॉर्क की वजह से जाना जाता है। अप्रॉक्स 350% ऑफ फुल लोड, मैंने आपको अभी बताया कि आपको इनिशियली जो टॉर्क प्रोवाइड पड़ता है वो करना पड़ता है अपने फुल लोड का 350%। तो एंड हाई पावर फैक्टर, तो इसीलिए इसका पावर फैक्टर भी हाई होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इसको हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में हम इसका यूज करते हैं। तो क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। सीलिंग फैंस में, ऑयल बर्नर्स में, ब्लोअर्स में और एयर कंडीशनर में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा, उसकी स्टार्टिंग मेथड पढ़े, हमने 3 मेथड्स पढ़े, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो अपना टॉपिक देखते हैं वो है हमारा सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन वो मशीन होती है जो कि जिसमें हमारी रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड इक्वल हो जाए, तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस मशीन बोलेंगे। तो अ सिंक्रोनस मशीन इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन इन विच रोटर स्पीड इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड, जहां पे हमारी रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड आपस में इक्वल हो जाए, उस मशीन को क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस मशीन। अब ये जो है, जब हमारी रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो ये जो हमारा मशीन है ये कैसे रन करेगी, ये कांस्टेंट स्पीड पे रन करने वाली है। तो इट ऑलवेज रन एट कांस्टेंट स्पीड, ये हमारी कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगी। स्पीड डिपेंड करती है हमारे फ्रीक्वेंसी पर और नंबर ऑफ पोल्स पर। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था सिंक्रोनस स्पीड का, क्या पढ़ा था, NS इज इक्वल्स टू 120 F/T। ये तो हमने पढ़ा था, तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, NS डायरेक्टली प्रोपोर्शन है F के, और NS जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है P के। कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ने वाली है, और अगर हमने पोल की वैल्यू को बढ़ा दिया तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल्स पर। ये हमारा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है जो कि अभी हमने पहले भी देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन के टाइप की। तो हमारी कितने टाइप की सिंक्रोनस मशीन होती है, जो हमारी मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा ऑल्टरनेटर, जिसको हम सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंक्रोनस जनरेटर किस तरीके से दिखता है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटर है, फिर हमारा क्या आ जाता है, रोटेटिंग पार्ट आ जाता है, जो हमारा रोटर आ जाता है। ये इसमें हमारी आर्मेचर वाइंडिंग्स प्रेजेंट है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। मतलब जो हमारा रोटर है, इसमें हमारे रोटर के पास क्या है, वाइंडिंग्स प्रेजेंट है। इसमें हमने क्या दिया, इसको डीसी सप्लाई दिया। ठीक है, ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का जो है कंस्ट्रक्शन है। आप इसको थ्योरी में लिख के आ जाएंगे कि हमारा स्टेटर है, हमारे पास रोटर है, स्टेशनरी पार्ट, ये रोटर जो है, स्टेटर जो है स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, और जो भी इसमें चीजें आती हैं आप उसको थ्योरी में लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, ये हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही वर्क करता है।
जैसे कि अभी हमने देखा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, हमने बहुत बार देख लिया है, ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरेटर जनरेटर हमारा क्या करता है, हम इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो हमें क्या देता है, आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग। अब ये जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है किस तरीके से वर्क करता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा रोटर है उसको हम रोटेट करेंगे। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं किसी चीज की तो हेल्प से करेंगे, तो या तो हम टरबाइन या फिर हम इंजन का यूज करेंगे इसको रोटेट करने में। तो रोटर इज रोटेटेड यूजिंग टरबाइन, हम रोटर को रोटेट करेंगे या तो टरबाइन के हेल्प से या फिर इंजन के हेल्प से। तो ये क्या करेगा, ये हमने क्या दी, इसको मैकेनिकल एनर्जी दी, इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो अब हमारे क्या होगा, रोटर में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये रोटर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि हमारी कैसे होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है हमारे रोटर में, ये जो हमारे स्टेटर के कंडक्टर्स हैं उनको कट करेगी, मतलब रोटेटिंग फील्ड स्टेटर के कंडक्टर को कट करेगी। अब ये जो हमारे कंडक्टर्स को कट करेगी इसकी वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ड्यू टू दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, अब हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 3 फेज एसी सप्लाई मिलने वाली है। तो इस तरीके से सिंक्रोनस जनरेटर जो है उसकी वर्किंग होती है। प्रिंसिपल आपको पता है, हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और मैंने कंस्ट्रक्शन आपको समझा दिया, आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस। हमारा एप्लीकेशन क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन में यूज करते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स में और विंड टर्बाइंस में हम इसका यूज करते हैं। और हमारा ऑल्टरनेटर कहाँ पर और यूज होता है, कार्स में या डीजल जनरेटर जो होते हैं वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे सिंक्रोनस मशीन, वो है हमारी सिंक्रोनस मोटर। अब हमारा सिंक्रोनस मोटर क्या है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमारा स्टेटर है, यहाँ पे हम क्या देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, क्योंकि हमारा मोटर क्या है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पे देंगे और हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है। तो ये क्या है, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग है। ये हमने इसको क्या दिया, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे हम इसको। ये हमारा पोल है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, और हमने क्या दिया, हम जो स्टेटर है, स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देंगे और जो हमारा रोटर है उसको हम क्या देंगे, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सिंक्रोनस मोटर का क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो आप किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, आपने इसमें पोल का यूज किया है, फील्ड वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है। अब हमारा क्या है, इस मोटर में क्या है, जो हमारे रोटेटिंग पार्ट है, रोटर रोटर है, उसमें भी हमारी वाइंडिंग्स प्रेजेंट है और हमारे स्टेटर में भी वाइंडिंग है। ये हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है, ये हमारी रोटर की वाइंडिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये हमारा बेस्ड होता है मैग्नेटिक लॉकिंग पर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग। अब ये मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है, हमारा स्टेटर में जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको सब एसी सप्लाई देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो हमारा क्या है, हमारा जो रोटर है वो बीच में रखा हुआ है, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने की वजह से वहां पे करंट इंड्यूस होगा, और जब हमारा करंट इंड्यूस होगा, अब हमें पता है हमारे रोटर में क्या है, हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई है, तो जब हमारे रोटर में वो करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगी। तो हमारे रोटर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई, स्टेटर में पहले से थी, तो ये आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को लॉक करेंगी। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर हमारा बेस्ड होता है ये सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, व्हेन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द स्टेटर। अब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई हमारे स्टेटर में, और द रोटर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, रोटर के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। आप उससे भी समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया, या फिर हमने उसको डीसी सप्लाई दी है, तो डीसी सप्लाई की वजह से क्या होगी, वहां पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया कि उसके बीच में रोटर लगा हुआ होता है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में क्या करेंगे, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्या करेंगी, लॉक कर लेंगे अपने आप को। बोथ फील्ड लॉक टुगेदर एंड रोटेट एट द सेम स्पीड, और ये क्या करेंगे, दोनों फिर आपस में लॉक करके एक ही स्पीड में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, वर्किंग देखते हैं। अब हम 3 फेज एसी सप्लाई देंगे अपने स्टेटर को। जब हम 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने रोटर को जो है डीसी सप्लाई दी। डीसी सप्लाई देने की वजह से रोटर जो है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो रोटर जो है एज़ अ मैग्नेटिक पोल बिहेव करने लगेगा। ठीक है? अब हमारे स्टेटर पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। आपस में एक-दूसरे को लॉक करेंगे और जो हमारा रोटर है, ये क्या करेगा, सेम स्पीड में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्किंग में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 3 फेज एसी सप्लाई देंगे हम स्टेटर को, वो प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड में क्या होगा, रोटर इज एक्साइटेड विद डीसी सप्लाई। हमने रोटर को क्या दी हुई है, डीसी सप्लाई दी हुई है। तो वो क्या करेगा, हमारा मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट करेगा। अब रोटर लॉक कर लेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। फिर हमारा क्या होगा, जब ये आपस में दोनों लॉक हो जाएंगे, स्टार्ट रोटेटिंग एट सेम स्पीड। अब जो हमारा रोटर है और जो हमारा स्टेटर है, दोनों सेम स्पीड में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। जो वो हमारी क्या होगी, वो स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड होगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन, हम कहाँ-कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। पंप्स में, कंप्रेशर्स में, स्टील इंडस्ट्रीज में और सीमेंट प्लांट्स में हम इसका यूज़ करते हैं अपने सिंक्रोनस मोटर का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा सिंक्रोनस मशीन हमारी किस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पीवाईक्यू जो इस टॉपिक पर बेस्ड है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले इसमें 2 पार्ट है। सबसे पहला क्या है, व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता? क्यों हमें कोई स्टार्टिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन क्या होती है और उसके बेसिक प्रिंसिपल को बताओ, सिंक्रोनस मशीन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो आप पहले बता देंगे सिंक्रोनस जनरेटर का, देन बता देंगे सिंक्रोनस मोटर का, कि दोनों किस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे AQ 2025-26 में पूछा गया है, जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया है। अब नेक्स्ट हम जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की आपको क्या करना था, वर्किंग को एक्सप्लेन करना था, वर्किंग प्रिंसिपल को बताना था। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। जैसे हमारा सिंक्रोनस मोटर है, ये जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। जैसे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर था, वो भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था। इसी तरीके से जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है, वो भी हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। आपको स्टार्टिंग मेथड्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको कोई भी एक मेथड जो है वो एक्सप्लेन करना था। तो हमने वर्किंग प्रिंसिपल तो अपना सिंक्रोनस मोटर का कर लिया। हम देख लेते हैं इसका एक कोई भी स्टार्टिंग मेथड। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये AQ 2023-24 में पूछा गया है। तो स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या है, सबसे जो हम मेथड देखने वाले हैं वो हम देखेंगे डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग देखेंगे। अब जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमारा इसमें रोटर है, जिस हमने रोटर का यूज किया, वो हमारा स्टेशनरी है, स्टेशनरी रोटर है। और जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत फास्ट रोटेट कर रही है, कोई इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इस वजह से क्या है, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है वो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो ये जो हमारा डैम्पर वाइंडिंग है, ये हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डैम्पर वाइंडिंग को हम प्लेस करेंगे अपने रोटर में। रोटर रोटर पर डैम्पर वाइंडिंग रख देते हैं। ठीक है, उसमें रख देते हैं डैम्पर वाइंडिंग को हम अपने रोटर में। फिर क्या करते हैं, व्हेन 3 फेज एसी सप्लाई इज गिवन, हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। तो मोटर जो है हमारा वो बिहेव करने लगता है एज एन इंडक्शन मोटर, एक इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा रोटर होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, वो हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा तो रोटर की स्पीड बढ़ेगी। तो जब हमारी रोटर की स्पीड बढ़ेगी और एक टाइम पे रोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी, तो हम क्या देंगे, उस रोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। डीसी सप्लाई क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डीसी हमारी एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो उससे क्या हो जाएगी, वो हमारी स्पीड लॉक हो जाएगी। ठीक है, देन डीसी सप्लाई इज गिवन। तो फिफ्थ पे क्या है, हमारा रोटर लॉक्स विद स्टेटर वाइंडिंग। रोटर जो है स्टेटर वाइंडिंग के साथ लॉक हो जाएगा और सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा, क्योंकि वो जो हमारी स्पीड थी, अब हमने उसी वो ही स्पीड प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वो ही वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारी मोटर है वो हमारा किससे अब हमारा रोटेट करेगा, वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। आपने समझा दिया कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, आपको यही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सारे टॉपिक्स।
जो भी हमने डिस्कस किए वो आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। इस वीडियो के अंदर यूनिट 4 में जितने भी टॉपिक्स हैं हमने उनको इन डिटेल देख लिया है और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस इससे पिछले 4 साल में पूछे गए हैं हमने उनको भी कवर कर लिया है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।